हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी का रैपिड करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज में। ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसके अंदर हम लोग प्रीलिम्स ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को बहुत स्पीड में रिवाइज करेंगे। अगर आपको लगता है कि इस टॉपिक से कोई भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का टॉपिक छूट गया है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर से बताएं, जिससे कि बाकी स्टूडेंट भी उन टॉपिक्स को पढ़ के एग्जामिनेशन हॉल में बैठे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला आर्टिकल बात करता है वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम 2021। ये दुनिया की सबसे बड़ी फोरम है जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर होती है। तो इस बार इंडिया के जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेलीकॉम है उन्होंने इंडिया के ओर से रिप्रेजेंट किया था। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि क्या है ये भाई। तो ये जो वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी होती है, इसका काम होता है कि भाई किस तरह से दुनिया में इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को और ज़रा डेवलप किया जा सके, क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं इसकी डेवलपमेंट को लेकर। तो वही काम है कि भाई जो डिजिटल डिवाइड है उसको कम करना, इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी बढ़ाना डेवलपिंग वर्ल्ड में स्पेसिफिकली। और इसको ऑर्गेनाइज करते हैं प्रमुख रूप से 4 बड़ी बॉडीज़। वन इज़ ITU विच इज़ इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, उसके बाद यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP और UNCTAD। तो ये 4 बड़ी बॉडीज़ हैं जिस पे काम करती हैं, जिसमें 3 तो ऑब्वियसली आपको पता ही है, यूनेस्को, UNDP, UNCTAD। लेकिन ITU जो है ये करती है, अगेन ये भी एक UN की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो कि 1865 में फॉर्म हुई थी, खास बात है। तो ITU अगर लिखा जाए आपसे कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन कब फॉर्म हुई थी, तो 1865 हमें सुनने में लगता है यार ऐसे कैसे हो सकता है, कोई बॉडी इतने पहले, टेलीकम्युनिकेशन तो पहले था ही नहीं। तो पहले असल में ये टेलीग्राफ यूनियन थी, इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन, जो बाद में बदल के इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन बन गई। तो ये सारे मिलके से होस्ट करते हैं और ये रेलेवेंट है क्योंकि इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी बढ़ाना इज़ अ मेजर गोल और ग्लोबल डिजिटल डिवाइड को कम करना इज़ द मेजर गोल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द नेशन इन द वर्ल्ड। तो जो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन है, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, 1865 में ही इस्टेब्लिश हुई थी और सभी मेंबर स्टेट्स के लिए ओपन है। अभी 193 मेंबर्स हैं इसके और सारे मेंबर स्टेट्स हैं सिवाय एक के, विच इज़ रिपब्लिक ऑफ पलाउ। हेडक्वार्टर्स कहाँ? जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है। तो कौन सी बॉडीज़ होस्ट कर रही हैं, क्या था, ये हमने डिस्कस कर लिया। अगला आर्टिकल बात करता है UN इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च, यूनिटार। तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बोला है यूनिटार को कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने बहुत मदद की। जो इंडिया में जो मॉर्टेलिटी रेट है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को, उसको गिराने में, उसको थोड़ी कम करने में जो सपोर्ट प्रोवाइड किया। तो यूनिटार असल में करता ही क्या है? तो यूनिटार बेसिकली ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। ट्रेनिंग जो यूनाइटेड नेशन सिस्टम्स है उसके तहत ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, कैसे और ज़्यादा कैपेसिटी डेवलप की जा सके, ताकि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या लोअर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके अंदर लोगों को लड़ने के लिए, या तो वो बीमारियों से हो या सेटअप से हो, उन सब के लिए। तो अगेन ये जेनेवा बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑटोनमस बॉडी है और इसका मेन काम ये होता है कि भाई इनको कोई फ़ंड सीधा UN से नहीं मिलता, लेकिन लोग और मेंबर्स वॉलंटरीज में फ़ंड प्रोवाइड करते हैं। तो इनका काम है ट्रेनिंग और रिसर्च प्रोवाइड करना, नाम से ही क्लियर है। तो UN की बॉडी है, ऑलरेडी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और क्योंकि इंडिया के जो एक व्यक्ति हैं निखिल सेठ, वो इसके भी प्रेसिडेंट हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, तो इसलिए थोड़ा हमें यहाँ भी इसके बारे में जानकारी रखना इंपॉर्टेंट है। अगला एक कॉम्प्रिहेंसिव और प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट हुआ है TPP का, जिसमें UK ने बोला कि वो भी अप्लाई करना चाहेंगे। क्या है भाई ये? तो CPTPP TPP काफ़ी न्यूज़ में था जब US भी इसमें पार्ट होने वाला था, फिर US ने हाथ पीछे खींच लिए, पर बाकी देशों ने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, हम तो करेंगे एग्रीमेंट। तो UK ने बात की है कि वो भी इसमें मेंबरशिप लेना चाहेगा। एशिया पैसिफिक कंट्रीज़ की एक पार्टनरशिप है और इसके तहत बात यह है कि 11 कंट्रीज़ जो एशिया पैसिफिक की वो इसके मेंबर्स हैं। और क्योंकि US हट गया तो फिर इसका नाम बदल के CPTPP पर गया। और मार्केट एक्सेस बढ़ाना, ट्रेड्स एंड गुड्स को बढ़ावा, मोबाइल लेबर लॉज इसमें काफ़ी लीनियंट हैं, ट्रेड काफ़ी ज़्यादा होगा, एक तरह का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बनाया जाएगा, एनवायरमेंटल लेबर राइट्स को सपोर्ट भी किया जाएगा। तो इसके फ़ायदा ये है कि 95% तक जो टैरिफ हैं जो एक देश से दूसरे देश जाएंगे वो इसमें रिड्यूस हो चुके होंगे। जो रूल्स ऑफ ऑरिजिन है वो कम होगा, ईजियर रूल्स ऑफ ऑरिजिन होंगे, तो ईजिली जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है हो पाएगा। जैसे इंडिया स्पेसिफिकली चाइना के केस में काफ़ी सतर्क रहता है कि जो रूल्स ऑफ ऑरिजिन है वो लगे, नहीं तो चाइना के सारे गुड्स इंडिया में भर जाएंगे। ये जो CPTPP है, इसमें जो रूल्स ऑफ ऑरिजिन है काफ़ी लाइट हैं और IP लॉज काफ़ी सख्त हैं और क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो और लोकलाइजेशन की रिक्वायरमेंट ख़त्म है, जो इंडिया ने लगा रखी कि हाँ डेटा लोकलाइजेशन होनी चाहिए, वो सभी चीज़ें काफ़ी लिबरलाइज हैं इसके अंतर्गत। तो इसलिए इंडिया अगर चाहे भी, सोचे भी, तो बड़ी दिक्कत है, क्योंकि इंडिया ने जो इसके सामने जब TPP बन रहा था तो उसके सामने एक और बन रहा था ग्लोब, विच वॉज मेगा ट्रेडिंग ब्लॉक, विच वॉज RCEP। ठीक है,
और आरसेप के अंतर्गत जो आसियान प्लस उनके 6 पार्टनर्स की बात चल रही थी, जो इंडिया ने आखिरी मोमेंट पे अपना हाथ पीछे खींच लिया, इंडिया इसको ज्वाइन नहीं कर पाया इन्हीं सब चक्करों में, लेबर लॉस के चक्कर में, आईपीओ प्रोडक्शन के चक्कर में, फार्मास्यूटिकल्स के खिलाफ इंडिया के कई चीज़ें चल रही थी वहाँ। तो इंडिया ऑब्वियसली CPTPP भी ज्वाइन मुश्किल से ही कर पाएगा। तो काम यही है CPTPP का, क्या करना कि भाई ट्रेड बढ़ाना और टैरिफ कम करना और एक कस्टम क्लियरेंस को ज़्यादा बढ़ाना, प्रोडक्टिबिलिटी बढ़ाना और बॉर्डर बैरियर्स को ख़त्म करना। तो ये कौन इसमें मेंबर बनना चाह दिखा रहा है, अभी तो यूके मेंबर नहीं है, बट यूके इज़ ट्राइंग टू प्रोजेक्ट इटसेल्फ इनटू दिस। अगला एक इस्तांबुल प्रोसेस हुआ, हार्ट ऑफ एशिया समिट, इसके बारे में। तो जो इंडिया के एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं वो भी ताजिकिस्तान गए थे इसमें। तो ये इस्तांबुल प्रोसेस है, अफ़गानिस्तान के ऊपर होता है और ये एक प्लेटफॉर्म है जिसके तहत जो अफ़गानिस्तान में कैसे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स बढ़ाए जा सकें, ये उसके तहत काम करता है। तो अभी तो तालिबान अफ़गानिस्तान में आ चुका है, तो कई चीज़ें बदल गई हैं। तो ये जो इस्तांबुल प्रोसेस था, इसमें 14 पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ थी हार्ट ऑफ एशिया रीजन की, 16 सपोर्टिंग कंट्रीज़ थी। और इसके तहत ही मीटिंग्स होती थी कि वहाँ पे क्या किया जा सकता है, कैसे इस रीजन को और डेवलप किया जा सकता है। तो ये इसके विषय में था, कहाँ पर बेस्ड है, ये क्या है, ये हमने डिस्कस कर लिया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में। जो इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला है न्यू डेवलपमेंट बैंक को कि इंडिया के साथ जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसकी फंडिंग प्रोवाइड की जाए। और क्या है भाई न्यू डेवलपमेंट बैंक? अगेन ब्रिक्स स्टेट्स का एक बैंक है। और कब ये बनाया गया था, ये पहले भी हमने डिस्कस किया है। फोर्टालीज़ा डिक्लेरेशन जो ब्राज़ील में हुई थी 6 ब्रिक्स मीटिंग में, उसके तहत इसको बनाया गया था ताकि जो फाइनेंशियल डेवलपमेंट और बढ़ाई जा सके। और इसके तहत जो इसका हेडक्वार्टर शंघाई में है, हर पार्टिसिपेंट कंट्री को 1 वोट दिया गया है और किसी के पास वीटो पावर डेवलपमेंट बैंक में नहीं है। तो क्या चाइना के पास डेवलपमेंट पावर बैंक में वीटो है या इंडिया के पास वीटो है? तो नहीं, किसी के पास भी वीटो नहीं है। तो ये बैंक करेगा क्या भाई? ये मोबालाइज करता है रिसोर्सेज को इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को बढ़ाने के लिए इस पूरे रीजन में। और 2018 में एनडीबी को यूएन का एक ऑब्जर्वर स्टेटस भी दिया गया जनरल असेंबली का, ताकि यूएन के साथ कोऑपरेट कर सके, क्योंकि बड़ी मात्रा में फंडिंग यहाँ भी एकत्र की गई है इस बैंक के द्वारा कि ये भी फाइनेंस करेगा कई इंस्टीट्यूशंस को। अगला एक जो ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़ में है वो है बीम्स्टेक की 17th मिनिस्ट्रियल मीट हुई जो श्रीलंका ने इस बार लीड करी। बीम्स्टेक में कौन कौन से देश हैं ज़रा मुझे बताइए, हम डिस्कस कर चुके हैं इसको पहले भी। इसमें साउथ एशिया के भी कंट्रीज़ हैं, कुछ साउथ ईस्ट एशिया के भी कंट्रीज़ हैं। आप सिर्फ इतना बता दीजिए साउथ ईस्ट एशिया के कौन कौन सी कंट्री इसके अंतर्गत है। तो ये फॉर्म कब हुई? तो जब बैंकॉक डिक्लेरेशन 1997 का था उसके तहत बीम्स्टेक फॉर्म हुई। बीच में काफ़ी समय तक इस पर ज़्यादा फोकस ना ही इंडिया का रहा ना ही बाकी मेंबर कंट्रीज़ का रहा, बट रिसेंटली वी हैव सीन कि जो इंडिया ने जब देखा कि सार्क एक तरह से फंस चुका है डेडलॉक में, तो उन्होंने कोशिश करी कि सार्क के बदले में हम बीम्स्टेक पे फोकस करेंगे, जिसमें कि ऑलमोस्ट साउथ एशिया की जो मेन कंट्रीज़ हैं वो सारी हैं। अफगानिस्तान को हटा दिया जाए तो बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, नेपाल और इंडिया मेंबर्स हैं। और इधर हमारे पास साउथ ईस्ट एशिया से 2 देश हैं, थाईलैंड और म्यांमार, वो इसके मेंबर्स हैं। तो कोशिश थी कि इन सभी को लेके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और ज़्यादा तेज़ी से इस रीजन में बढ़ाया जाए, यहाँ के थ्रू कोलैबोरेट किया जाए। तो सिग्निफिकेंस क्या है बीम्स्टेक के? इसकी सिग्निफिकेंस है कि लगभग 1.5 बिलियन लोग इसमें हैं और 22% जो ग्लोबल पॉपुलेशन है वो इसके अंतर्गत आती है। और जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो उसका $2.7 ट्रिलियन के आसपास पड़ता है। और बीम्स्टेक अभी प्रेजेंटली 15 सेक्टर्स में काम कर रहा है। ट्रेड हो, टेक्नोलॉजी हो, टूरिज्म हो, क्लाइमेट चेंज हो, एनर्जी हो, इन सभी एरियाज़ पे काम करना इसका भी इसकी प्रायोरिटी में है बीम्स्टेक के। और इंडिया कोशिश कर रहा है कि और ज़्यादा इसको स्ट्रीमलाइन किया जा सके। और इसकी पहली समिट 2004 में बैंकॉक थाईलैंड में हुई थी। तो कोशिश करिए कि कब बैंकॉक डिक्लेरेशन हुआ, कब ये फॉर्म हुई बॉडी, कब इसकी पहली मीटिंग हुई और कौन से मेंबर्स हैं, इसकी क्लैरिटी आपको रहे। अगला आर्टिकल बात करता है यूएन वुमेन के बारे में। तो इंडिया ने $300,000 प्रोवाइड किए हैं यूएन वुमेन को, ताकि जेंडर इक्वालिटी पे काम किया जा सके। तो यूएन वुमेन असल में है क्या? तो यूनाइटेड नेशंस की एक एंटिटी है जिसका स्पेसिफिक फोकस होता है जेंडर इक्वालिटी पे, वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करना। हेडक्वार्टर्ड इन न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स, और इस्टेब्लिश हुई है 2010 में। और इसका मेन काम है कि जो भी दुनिया भर की महिलाएं हैं उनकी जो एम्पावरमेंट है, सशक्तिकरण है, उसके ऊपर फोकस किया जाए, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। 4 जो पहले यूएन की बॉडीज़ थी, डिस्टिंक्ट पार्ट्स थे, उनको मिलाकर इसे बनाया गया। वो जो बॉडीज़ थी वो थी डॉ, इंस्ट्रॉ, ओसागी और यूनिफेम। तो इसके फुल फॉर्म है डिवीजन ऑफ एडवांसमेंट ऑफ वुमेन, इंटरनेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर एडवांसमेंट ऑफ वुमेन, ऑफिस ऑफ द स्पेशल एडवाइजर ऑन जेंडर इश्यूज एंड एडवांसमेंट ऑफ वुमेन, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट फंड फॉर वुमेन। ये चारों को मिलाकर बनाया गया एक यूएन सिस्टम फॉर वुमेन, यूएन वुमेन, जो इन सभी एरियाज पे काम करता है, राइट।
अगेन इसका मेन काम क्या है, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को बढ़ाना, मेंबर स्टेट्स को मदद करना, उनको प्रोत्साहित करना कि वो भी ऐसी फाइनेंशियल सपोर्ट या ऐसे सूटेबल सॉल्यूशंस दें जिनसे कि एक बेहतर इफेक्टिव पार्टनरशिप बन सके, सिविल सोसाइटी की और वुमेन एम्पावरमेंट हो सके। तो ये जेंडर इक्वालिटी पे यूएन की जो कमिटमेंट है उसके ऊपर भी फोकस करता है। तो मेन मुद्दा ये यूएन वुमेन में 4 बॉडीज़ कौन कौन सी थी जिनको मिला के यूएन वुमेन बनाया गया, यूएन वुमेन में इंडिया ने कितनी फंडिंग प्रोवाइड की है, क्या काम है यूएन वुमेन का, ये आपके पास क्लैरिटी है तो टॉपिक ऑलमोस्ट हो जाता है। नेक्स्ट वी आर लुकिंग एट वर्ल्ड सिटीज़ कल्चरल फोरम। ये दिल्ली के चीफ मिनिस्टर भी इसमें भाग लेने वाले हैं। अब देखिए यहाँ कुछ मुद्दे वाली बात है। वर्ल्ड सिटी कल्चरल फोरम में इंडिया इज़ नॉट पार्ट ऑफ, दिल्ली इज़ नॉट पार्ट ऑफ वर्ल्ड सिटी कल्चरल फोरम, लेकिन जो इनकी रिपोर्ट छपती है उसमें दिल्ली को मेंशन किया गया था। तो इस बार इंडिया जो दिल्ली को उसको इनवाइट किया गया है इसमें। तो पहले देखते हैं वर्ल्ड सिटीज़ कल्चरल फोरम है क्या। तो 2012 में लंदन में इस्टेब्लिश किया गया, 8 शहर थे इसमें, दिल्ली इसमें नहीं था खास बात। तो ये कोशिश ये करेगा कि इन मेंबर स्टेट्स के जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो मिलकर रिसर्च, इंटेलिजेंस और कल्चर और फ्यूचर प्रोस्पेरिटी कैसे बढ़ाई जाए, क्या तरीके हैं जो अडॉप्ट किए जा सकते हैं अलग अलग एरियाज़ में, ताकि बेहतर तरीके से एक पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाया जा सके, उसके ऊपर फोकस करते हैं। तो जो भी कंसल्टिंग है, जो BOP कंसल्टिंग, एक स्पेशलिस्ट कंसल्टिंग फर्म को हायर किया गया है लंदन म्यूनिसिपल अथॉरिटी के द्वारा कि भाई देखा जाए क्या क्या अडॉप्ट किया जा सकता है, क्या क्या चेंजेस किए जा सकते हैं। तो मेंबर सिटी में 43 मेंबर पार्टिसिपेटिंग सिटीज़ हैं, जिसमें लंदन, हांगकॉन्ग, एम्स्टर्डम, एडिनबर्ग, लिस्बन, सैन फ्रांसिस्को, शंघाई एटसेट्रा है। और इन दिल्ली को भी इस बार इन्वाइट किया गया, पर इंडिया इज़ नॉट पार्ट ऑफ अ मेंबर सिटी। 43 पार्टिसिपेटिंग मेंबर सिटीज़ में इंडिया इज़ नॉट पार्ट, राइट, ये याद रखिए। लेकिन जब इनका वो आया था जर्नल, उसमें दिल्ली को मेंशन किया गया था। तो फोरम मेंबर्स में ग्लोबल समिट होती है, वर्कशॉप होती हैं और रोटेटिंग बेसिस पे से होस्ट किया जाता है और देखा जाता है कि क्या कल्चर का रोल है, ताकि एक सस्टेनेबल सिटी को कैसे डेवलप किया जाए कल्चरल एस्पेक्ट पे फोकस करते हुए। तो जो मेयर्स हैं, जो डिप्टी मेयर्स हैं, वो इसमें मिलते हैं। इस बार की थीम है फ्यूचर फॉर कल्चर। Delhi will be the part of World Cities Culture Report, the most comprehensive global data set on culture in cities। हर एक 3 साल में पब्लिश होता है इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स पे, और आखिरी रिपोर्ट 2018 में पब्लिश की गई थी। और इसके बाद E9 इनिशिएटिव पे हम आते हैं। तो ग्लोबल सिटीज़ कल्चरल फोरम आपको पता लगा क्या है और दिल्ली को इन्वाइट किया गया, क्या काम कर रहा है। तो इंडिया की सिटीज़ के मेंबर अभी तक नहीं है, जस्ट रिमेंबर दैट। अगला आर्टिकल E9 इनिशिएटिव के बारे में है। तो E9 इनिशिएटिव पे इंडिया के जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है वो इसमें भाग लेंगे और E9 कंट्रीज़ के एजुकेशन मिनिस्टर्स बात कर रहे हैं। तो E9 इनिशिएटिव थोड़ा सा काउंटर इंटुइटिव इसलिए हो जाता है क्योंकि इस इनिशिएटिव में इंडिया के साथ पाकिस्तान भी एक मेंबर है। और ये काम क्या करता है कि कैसे हम और ज़्यादा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो हमारा गोल नंबर 4 है, विच इज़ अबाउट रैपिड चेंज इन एजुकेशन सिस्टम, इसको कैसे बढ़ावा दे सकें, कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 को पूरा कर सकें, कैसे हम डिजिटल लर्निंग को बढ़ा सकें, कैसे जो लर्निंग एनवायरनमेंट है, कैपेसिटी है, उसको बढ़ाया जा सके। तो E9 में 9 देश हैं जो कि सर्वाधिक जिनमें जनसंख्या है, जहाँ पे अभी तक इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है, उन सभी 9 देशों का इनिशिएटिव है। और इसमें 3 फेजेज़ में है। पहला फेज़ है कि एक डिजिटल लर्निंग इनिशिएटिव बनाना और जो मार्जिनलाइज्ड जो तबका है और जो बच्चे हैं उनको टारगेट किया जा सके। और जो 3 ग्लोबल एजुकेशन मीटिंग प्रायोरिटीज़ हैं, एक सपोर्ट टू टीचर्स, इन्वेस्टमेंट इन स्किल्स एंड नैरोइंग द डिजिटल डिवाइड। ये 3 प्रमुख एरिया हैं E9 इनिशिएटिव का। तो इससे आप कंफ्यूज ना हो जाए, क्या एलिफेंट बचाने के लिए भी एक इनिशिएटिव आता था, क्या वो कंट्रीज़ हैं? तो नहीं, E9 इनिशिएटिव इज़ अबाउट एजुकेशन फॉर ऑल। और ये 1993 में लॉन्च किया गया था। 9 कंट्रीज़ में बांग्लादेश, ब्राज़ील, चाइना, इजिप्ट, इंडिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, नाइजीरिया और पाकिस्तान है। क्या काम है इसका? इसका एम है कि एजुकेशन फॉर ऑल यूनेस्को का जो इनिशिएटिव था उसको पूरा करना, उसके लिए पॉलिटिकल विल और कलेक्टिव एफर्ट्स लेके आना कि कैसे उसको पूरा किया जा सकता है। तो इन इनिशिएटिव किन कंट्रीज़ का है? क्या इसमें बांग्लादेश है? क्या इसमें नेपाल है? नेपाल नहीं है, ऑब्वियसली 9 देश है। तो बड़ी पॉपुलेशन वाले देश जहाँ ज़्यादा इलिटरेसी है, इसलिए आप USA को यहाँ नहीं देख रहे, रशिया को आप यहाँ नहीं देख रहे क्योंकि वहाँ इलिटरेसी नहीं है। तो इसलिए बदले आप मैक्सिको, नाइजीरिया और पाकिस्तान को देख रहे हैं, इजिप्ट को भी देख रहे हैं। तो ये E9 इनिशिएटिव 1993 में लॉन्च किया गया था। तो इसकी खास बात यह है कि इस फोरम में दुनिया की आधी पॉपुलेशन और 70% ऑफ वर्ल्ड्स इलिटरेट एडल्ट्स इन्हीं 9 देशों में रहते हैं। तो अगर यहाँ से आपने इलिटरेसी को ख़त्म कर दिया तो इलिटरेसी लगभग दुनिया भर से ख़त्म हो जाएगी। तो इसी से रिलेटेड एस्पेक्ट एजुकेशन फॉर ऑल समिट कब हुई थी? तो ये ग्लोबल मूवमेंट थी जो यूनेस्को ने लॉन्च करी थी कि भाई जो बच्चे हैं, युवा हैं या फिर जो एडल्ट्स हैं, उनकी जो लर्निंग नीड्स उसको पूरा किया जा सके। और ये डकर फ्रेमवर्क 2000 का था, उसके तहत ये अडॉप्ट किया गया था और सेनेगल अफ्रीका में वर्ल्ड एजुकेशन फोरम की शुरुआत हुई थी। तो ये बातें हैं E9 इनिशिएटिव की, एजुकेशन फॉर ऑल समिट की, जो यूनेस्को ने करवाया था। क्या उसका एम था? E9 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं ये हमने देख लिए।
अगला आर्टिकल बात कर रहा है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। व्हाट इज़ नेटो? नेटो एक अलायंस था जो पहले यूएस ने बनाया था ताकि जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ हैं, जो वो कम्युनिस्ट कंट्रीज़ के खिलाफ खड़ी रह सकें। धीरे धीरे वो बढ़ता चला गया। यूएस यूएसएसआर के बीच में जब कोल्ड वॉर था, उसी टाइम की इसकी एक हिस्ट्री है, लेगेसी है, जो अभी तक एक्सपेंड करती आ रही है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर और ज़ेलेंस्की ने कहा है कि जल्दी से जल्दी यूक्रेन की मेंबरशिप पूरी कर दें नेटो में, ताकि वो रशिया के सेपरेटिस्ट से लड़ सके। क्योंकि यूक्रेन पे कहा जा रहा है कि रशिया फंडेड जो चरमपंथी हैं वो कब्जा करना चाह रहे हैं यूक्रेन के ऊपर। तो यूक्रेन चाह रहा है कि वो भी नेटो की से मेंबरशिप जल्दी मिल जाए, एक फॉर्मल मेंबरशिप, ताकि वो भी पार्ट बन सके और सेफ गार्ड कर सके अपने आप को रशिया के अगेंस्ट। तो पहली बात कि नेटो है क्या, तो मिलिट्री अलायंस था जो 1949 में बनाया गया था। यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और कई वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ में इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। फ्रीडम और सिक्योरिटी थ्रू पॉलिटिकल एंड मिलिट्री मीन्स, सो क्लियरली एक मिलिट्री अलायंस भी है ये, और इसका ऑब्जेक्टिव है डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को बढ़ाना और जो वहाँ पे ऐसे लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं उनके साथ कोऑपरेशन करना, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना उनको। तो ये कमिटेड है पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स को, लेकिन अगर डिप्लोमेसी फेल होती है तो ये मिलिट्री सपोर्ट भी करेंगे, क्राइसिस मैनेजमेंट ऑपरेशंस में भी हिस्सा लेंगे। तो ये सभी चीज़ें नेटो के बारे में जानी हमने, और कलेक्टिव डिफेंस का कॉन्सेप्ट आता है, वो ये करना चाहते हैं। पहले 12 कंट्रीज़ मेंबर थी, अब 30 पहुँच चुकी इसकी मेंबरशिप। और लेटेस्ट जो सबसे रिसेंट आया था वो था नॉर्थ मैकेडोनिया, जो इसका पार्ट बना 2020 में। कोई भी यूरोपियन स्टेट जो प्रिंसिपल ऑफ दिस ट्रीटी को पूरा करना चाहेगा और नॉर्थ अटलांटिक एरिया की सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूट करना चाहता है, वो इसका मेंबर बन सकता है। असल में बातें बड़ी बड़ी हैं, पर शॉर्टकट में इतनी सी बात है, रशिया के खिलाफ एक अलायंस है रशिया की बढ़ोतरी को रोकने के लिए वेस्टर्न यूरोप में। तो इसमें यूक्रेन के ऊपर कई इलाकों में पहले ही रशिया कब्जा कर चुका है। मुझे बताइए क्या क्रीमिया यूक्रेन में है या नहीं है, या क्रीमिया कहाँ है? और ये विवाद जो चले हैं उसके बाद नेटो में मेंबरशिप वो लेना चाह रहा है यूक्रेन। अगला आर्टिकल बात करता है इंटरनेशनल वर्चुअल इलेक्शन विजिटर प्रोग्राम्स की। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने होस्ट किया था जो वर्चुअल इलेक्शन विजिटर प्रोग्राम था 2021 का। इसमें तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि एक इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडी है 26 कंट्रीज़ की, उन्होंने इसको इंटेंड किया था, तो काम किया भाई इसका कि भाई कैसे जो वोटर फैसिलिटेशन है, जो वोटर ट्रांसपेरेंसी है, एक्सेसिबिलिटी फॉर इलेक्टोरल सिस्टम, उसको बढ़ावा दिया जाता है। जो भी वोटर से आप नॉर्मली एसोसिएट कर सकते हैं, क्या करेगा भाई जो इलेक्शन कमीशन कुछ लीड कर रहा है, दुनिया भर के इलेक्शन कमीशंस उसकी मेंबर है 26-27 देशों की, तो वो क्या ही काम करेंगे? वो देखेंगे भाई इलेक्शन कैसे होंगे, कैसे और लोगों को पार्टिसिपेट किया जा सके, कैसे बढ़ावा दिया जा सके। इसी से रिलेटेड जो बॉडी है वो है एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज़, ए-वेब 2013 में स्थापित की गई थी साउथ कोरिया में, और लार्जेस्ट एसोसिएशन ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज़ वर्ल्ड वाइड है ये, विच इज़ ए-वेब। अगर ए-वेब लिखा हुआ आ जाए तो एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज़ है ये, ना कि कोई इंटरनेट वेबसाइट। और अभी इसको इंडिया चेयर कर रहा है 2019 से 21 के बीच में। 115 इसके अंदर इलेक्शन बॉडीज़ हैं, जिसके अंदर रीजनल एसोसिएशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं। सेक्रेटेरिएट इसका साउथ कोरिया में है, और ये नॉलेज शेयर करते हैं, प्लानिंग शेयर करते हैं, कैसे और ज़्यादा इलेक्शन बॉडीज़ को ट्रांसपेरेंट बनाया जा सके, कैसे और ज़्यादा डेवलप किया जा सके अलग अलग रीजनल बॉडीज़ को और स्ट्रक्चर्स को। अगला आर्टिकल आता है ओपेक के बारे में। अब एक तो दुनिया में कोरोना वायरस चल रहा है, इन्फेक्शंस बढ़ रहे थे, तो तेल का दाम ऑब्वियसली डिमांड घटेगी क्योंकि लॉकडाउन में थी ऑलमोस्ट पूरी दुनिया। और दूसरी बात, इन्होंने कहा कि हम ऑयल का प्रोडक्शन नहीं घटाएंगे, तो तेल के डिमांड तो बढ़ने वाले नहीं, प्रोडक्शन घट नहीं रहा, तो ऑब्वियसली दाम गिरेंगे। तो इसलिए हमने देखा है कि तेल के दाम काफ़ी ज़्यादा गिरे हैं इस रीजन में। और जो ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ओपेक ऑब्वियसली एक ऑर्गेनाइजेशन है 13 कंट्रीज़ की, जो कब फॉर्म हुई 1960 में। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर वियना में है, विच इज़ इन ऑस्ट्रिया। अगेन ऑस्ट्रिया इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ ओपेक, लेकिन फिर भी जो इनका हेडक्वार्टर्स है वो वियना ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत है। इसमें 1960 में फॉर्म हुए, तब केवल इनमें 5 मेंबर्स थे, अभी इसमें 13 मेंबर्स हैं। जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं वो कौन कौन से थे? ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरबिया और वेनेजुला, राइट। और इनका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे इसके मेंबर्स हैं। इसमें खास बात आप देखें, गबोन भी एक मेंबर है, और अंगोला एक मेंबर है जो हम, और इक्वेटोरियल गिनी भी एक मेंबर है, जो नॉर्मली हम मिस कर देते हैं। तो ओपेक प्लस 2016 में फॉर्म हुआ था ताकि और ज़्यादा मेंबर्स को इंक्लूड किया जा सके और ज़्यादा एरियाज़ पे फोकस किया जा सके। तो इनकी वजह, इनकी बातें बनी नहीं, और इसलिए हम देख रहे हैं कि तेल के दाम अभी कम रहेंगे, बढ़ेंगे नहीं। अगला आर्टिकल रायसीना डायलॉग के बारे में है, जो ऑब्वियसली पीएम ने इसके बारे में एक वीडियो एड्रेस दिया था हाल में। रायसीना डायलॉग जो ORF ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन है वो और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मिलके होस्ट करते हैं। एक तरह का ग्लोबल समिट है इंटरनेशनल, जहाँ की हम जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स डिस्कस करते हैं। 2016 से चल रहा है, और जो भी इंटरनेशनल पॉलिसी मैटर्स है उस पर इसमें डिस्कशन होता है।
और ये डिज़ाइन जो किया गया है वो शंग्रीला डायलॉग जो सिंगापुर का है उसके तहत इसको भी फ्रेम किया गया है, जहाँ दुनिया भर के पॉलिसी मेकर्स और थिंक टैंक्स और स्टेक होल्डर्स आते हैं। कुछ इसी तर्ज पे इसको बनाया गया है और एक हाइब्रिड फॉर्मेट है जहाँ पर्सन टू पर्सन इस बार कन्वर्जेशन हो रही हैं, डिजिटल कन्वर्जेशंस भी हो रही हैं। तो इस बार की थीम जो रायसीना डायलॉग्स की थी वो थी वायरल वर्ल्ड आउटब्रेक्स आउटलायर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल। रायसीना, आई होप आपको पता हो रायसीना हिल्स कहाँ पर है, जहाँ पे राष्ट्रपति भवन है भारत का। तो जब ये बात करी तो ORF भी देख लेते हैं क्या है। ORF असल में एक इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है जो न्यू दिल्ली में बेस्ड है और इसका काम है एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसी मेकअप बनाना और चीज़ों पे रिसर्च करते हैं ये, और रिसर्च एनालिसिस प्रेजेंट करते हैं ताकि डिसीजन मेकर्स, एकेडमी और जो सिविल सोसाइटी है उसको जानकारी प्राप्त हो सके और वो अच्छे स्टेप्स या एजुकेशन या अवेयरनेस गेन कर पाए इन चीज़ों के बारे में। अगला आर्टिकल बात करता है UN फूड सिस्टम 2021 के बारे में। इंडिया एक नेशनल डायलॉग होल्ड करने वाला है UN फूड सिस्टम 2021 में। तो क्या है पहले फूड सिस्टम? तो फूड सिस्टम जैसे मैं पहले भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ एक बार, जिसके तहत जो भी फूड आपके प्लेट तक पहुँचता है उसके पूरे जो सिस्टम होते हैं, जो पाथवेज होते हैं जिसके थ्रू वो फॉर्म होता है, वो सभी इंक्लूड किए जाते हैं उस पूरे सिस्टम के अंतर्गत। क्या उसका प्रभाव एनवायरनमेंट पर पड़ रहा है, क्या उसकी प्राइस होल्ड की गई है। तो ये पहला जो UN का फूड सिस्टम है, इसकी समिट सितंबर 2021 में हुई थी, जो कि मेंबर्स को पार्टिसिपेट करने बुलाया गया था। और एग्री फूड सिस्टम में कैसे और ज़रा डेवलपमेंट की जा सकती है, ये इस पर फोकस था। और मेन मुद्दा ये कि 2030 का जो एजेंडा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का, जिसके तहत हम एक तो ज़ीरो हंगर पे पहुंचने वाले हैं, और जिस तरह हमने कोशिश करी है कि जो और ज़रा इको फ्रेंडली फूड सिस्टम डेवलप करने का हमारा एजेंडा है वो भी पूरा हो पाए, ये काम है इसका। और 5 एक्शन ट्रैक्स इसमें डिस्कस किए गए हैं कि कैसे सबको सेफ और न्यूट्रिशियस खाना मिल पाए, फूड मिल पाए, कैसे सस्टेनेबल कंजप्शन पैटर्न्स डेवलप हो पाए, कैसे नेचर पॉजिटिव प्रोडक्शन हो पाए, कैसे इक्विटेबल लाइवलीहुड डेवलप हो पाए, और कैसे वल्नरेबिलिटी, शॉक्स और स्ट्रेस को झेलने लायक सिस्टम्स क्रिएट किए जा सके। इन चीज़ों का मतलब बेसिकली इतना है कि हम जो प्रोडक्शन प्रोसेसेस हैं जिनके थ्रू हम फूड्स को जनरेट करते हैं, वो सिस्टम है उसको एफिशिएंट और ज़्यादा बैलेंस बनाया जा सके। ये सारी चीज़ें हैं UN फूड सिस्टम्स के अंतर्गत। अगला क्या है फूड सिस्टम? मैंने बताया जो भी प्रोसेस सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन, कंजम्पशन, पूरे सेटअप को हम कहते हैं कि जो जो एस्पेक्ट वो टच करता है, जो एनवायरनमेंट में वो प्रोड्यूस हो रहा है और क्या क्या चीज़ें उससे प्रभावित हो रही हैं, उन सभी को जब हम मिक्स करें तो जो सेटअप बनता है उसको कहते हैं फूड सिस्टम। तो अगर आप एक केचप की बॉटल आपके घर में अगर है, तो जो टमाटर का उत्पादन हुआ, जो उसकी प्रोसेसिंग हुई, जो जिस रस्तों से गुजरा, उसकी वजह से क्या क्या चेंजेस हुए, क्या सेटअप्स आए, क्या क्या बदलाव आए, वो सभी चीज़ें फैक्टर इन की जाती हैं जब व्हेन वी टॉक अबाउट फूड सिस्टम्स। तो उससे क्या प्रभाव हमारे हेल्थ पे पड़ा, क्या एनवायरनमेंट पे पड़ा, और जो स्टेक होल्डर्स हैं उन पे क्या इम्पैक्ट हुआ, ये सभी चीज़ें देखी जाती हैं इसके अंतर्गत। तो जब अगर हमारा कल्चर, हमारी इकॉनमी, हमारी एनवायरनमेंट, हमारा हेल्थ, वो सब इसका एस्पेक्ट है, तो वो सब अगर सही काम करेगा तो हमारी फैमिलीज़, कम्युनिटीज़ और नेशन सभी ढंग से काम करेंगे। इसके बाद बात आती है बोआओ फोरम की। तो बोआओ फोरम, जिसको दावोस ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है, यानी जो दावोस फोरम की मीटिंग होती है उसी तरह से एशिया का दावोस एक तरह से इसको माना गया था। तो बोआओ फोरम असल में एशिया की एक एनुअल कॉन्फ्रेंस है जो कि चाइना के हेनेंस प्रोविंस में अक्सर होती है, और इस बार भी 60 देश के मेंबर्स थे। तो इंडिया इज़ अ मेंबर ऑफ बोआओ कॉन्फ्रेंस। तो इस बार इनका जो थीम है वो है वर्ल्ड इन चेंज, जॉइंट हैंड्स टू स्ट्रेंथन ग्लोबल गवर्नेंस एंड एडवांस बेल्ट एंड रोड कोऑपरेशन। तो ये फोरम असल में बनाया गया था एशिया पैसिफिक की कंट्रीज़ को मिलके कैसे पॉलिटिकल एकेडमिक डिस्कशन किए जा सके, कैसे ग्लोबल एशियन ग्लोबल फोरम बनाकर किस तरह जो भी समस्याएं हैं, जो भी पॉलिसी डिसीजंस हैं, उनमें डिस्कशंस की जा सके। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरह ही इसको मॉडल किया गया था। एशिया स्पेसिफिक है ये, ताकि रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो पाए और रीजनल डेवलपमेंट हो पाए। तो इसका प्रमोशन करना, एक ज़रा प्रोस्परस एशिया बनाना, ये इसका मेन मुद्दा था। तो इसका बोआओ फोरम का ये जो इसकी मेंबरशिप अभी 28 है, पहले 25 थी, और ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरह ही ये भी एक फोरम है। अगला आर्टिकल बात करता है कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न के बारे में, जो ऑब्वियसली हमें पता है US की जो कमीशन है इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की, उनका ये आता है एक लिस्ट, और इन्होंने इंडिया को भी बोला था कि भाई इंडिया को भी एक कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न में हम डाल देंगे क्योंकि इंडिया में रिलीजियस फ्रीडम की वायलेशन हुई है। लेकिन इनकी रिकमेंडेशन को US के स्टेट डिपार्टमेंट ने खारिज कर दिया और बोला कि नहीं, हम इंडिया को ऐड नहीं करेंगे। इन्होंने रिकमेंड किया था कि इंडिया को आप CPC में ऐड कर दो। तो ये जो असल में इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट जो है ये 1998 में पास किया गया था। तो ये एज अ फॉरेन पॉलिसी डॉक्ट्रिन US का काम करता है, जहाँ वो देखते हैं कि जो कंट्रीज़ सिस्टमेटिक या वायलेशन करती है रिलीजियस फ्रीडम का, उनको इस लिस्ट में डाला जाता है। लेकिन जो स्पेशल वॉच लिस्ट है उसमें भी उन्होंने डाला है कंट्री को, और
जो कंट्रीज़ अभी CPC क्राइटेरिया में नहीं है लेकिन वो कई सारी सीवियर वायलेशन कर रिलेशन फ्रीडम की, उनको डालते हैं वो वॉच लिस्ट में। तो यूएस के ऊपर नॉन बाइंडिंग होता है गवर्नमेंट के ऊपर, और यूएस गवर्नमेंट ने इसको मानने से अभी इंडिया को तो इंक्लूड नहीं किया है। तो जो यूएस CIRF है, तो क्या ये बाइंडिंग सजेशन देता है? तो नहीं देता है, इंडिया इसमें ऐड नहीं हुआ अभी तक। और एडवाइजरी बॉडी है यूएस कांग्रेस की, और इसका हेडक्वार्टर्स वाशिंगटन DC में है। तो हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए क्या ये बाइंडिंग है या नहीं है। ये बाई पार्टिसन है, दोनों पार्टी के मेंबर्स इसमें होते हैं, तो एक एडवाइजरी पैनल की तरह काम करता है। अगला आर्टिकल बात करता है इकोसॉक के बारे में, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इस इंडिया में इसके 3 जो की बॉडीज़ हैं उसमें इलेक्ट हुआ है इंडिया। एक कमीशन ऑन क्राइम प्रिवेंशन एंड क्रिमिनल जस्टिस, एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ ऑन UN वुमेन, एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो इन तीनों एरियाज़ में इंडिया इलेक्ट हुआ है। तो इकोसॉक का एक बार देख लेते हैं इस्टेब्लिशमेंट और क्या सेटअप है। तो इकोसॉक 1945 में इस्टेब्लिश हुआ। 6 जो प्रिंसिपल ऑर्गन हैं उनमें से एक है ये। बाकी जो है UNSC, UNGA, ट्रस्टीशिप काउंसिल, ICJ और UN सेक्रेटेरिएट। हेडक्वार्टर्स ऑफकोर्स न्यूयॉर्क में है। इकोसॉक का काम क्या है? इसका काम है जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक और सोशल इश्यूज हैं उन पर डिस्कशन करना और एक पॉलिसी फ्रेमवर्क तैयार करना मेंबर स्टेट्स के लिए या यूनाइटेड नेशंस पूरे सिस्टम के लिए, जिसके तहत उन कल्चरल और इकोनॉमिक और सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके। अब इसके 54 मेंबर स्टेट्स हैं और 3 साल के लिए इनको इलेक्ट किया जाता है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा। अगला जो CCPCG है, मतलब जो कमीशन ऑन क्राइम प्रिवेंशन एंड क्रिमिनल जस्टिस है, वो क्या है? अगेन ये एक फंक्शनल कमीशन है, इकोसॉक के अंतर्गत ही। ये गाइड करता है कि UN की कौन सी एक्टिविटीज़ होंगी स्पेसिफिकली क्राइम प्रिवेंशन और जस्टिस के केस में, क्रिमिनल जस्टिस के केस में। इसमें 40 मेंबर हैं जो अगेन इकोसॉक से इलेक्ट होते हैं। इसका हेडक्वार्टर्स वियना ऑस्ट्रिया में है। इसी के साथ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, जो कि FAO और UNGA का मिल के होता है, ये सेटअप हुआ था 1961 में। इसका काम है वर्ल्ड हंगर और मालन्यूट्रिशन को ख़त्म करना। जो भी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट ग्रुप का मेंबर है, ये बॉडी जो है, और एग्जीक्यूटिव कमेटी का भी एक पार्ट है। तो क्या वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का काम क्या है भाई? इसमें जो 36 स्टेट मेंबर्स होते हैं वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और इनको वॉलंटरी डोनेशंस मिलती है वर्ल्ड बॉडी से। ये बॉडी स्पेसिफिक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको नोबेल प्राइज़ मिला है 2020 में। क्यों? क्योंकि इन्होंने हंगर पे बहुत अच्छा काम किया, मेल न्यूट्रिशन को घटाने में दुनिया भर में बहुत बड़ा योगदान दिया है। इनका हेडक्वार्टर्स रोम, इटली में है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम हमने बात करी, हमने कमीशन ऑन क्राइम प्रिवेंशन एंड क्रिमिनल जस्टिस पे बात करी। इसमें से 2 बॉडीज़ जो थी वो इकोसॉक वाली थी, ये अलग है, विच इज़ अबाउट वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। इसको नोबेल प्राइज़ 2020 में मिला है। क्या काम है? हंगर और मालन्यूट्रिशन को बाहर करना। 36 मेंबर स्टेट्स इसमें आते हैं जो कि ऑफकोर्स इसको लीड कर पाते हैं। अगला आर्टिकल है OPCW यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स के बारे में। इंडिया के जो CAG हैं GC मुर्मू, उनको इसका एक एक्सटर्नल ऑडिटर इस बार असाइन किया गया है 3 साल के लिए, 2021 से लेके 24 तक ये काम करेंगे। और क्या है OPCW असल में एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो देखती है कि जो भी दुनिया में केमिकल वेपन्स हैं उनको या तो हटाया जा सके, स्टॉक पाइल ख़त्म किया जा सके, और एक केमिकल वेपन कन्वेंशन का फॉलोअप ठीक से हो रहा है या नहीं वो देखना। तो 1997 से फॉर्म है, 193 मेंबर्स हैं इसका। वर्ल्ड फ्री ऑफ केमिकल वेपन्स इसका विजन है, और एक केमिकल वेपन्स कन्वेंशन है जिसके तहत जितने भी केमिकल वेपन्स हैं इंटरनेशनल वेरिफिकेशन के अंदर उनको डिस्ट्रॉय किए जाए। केमिकल इंडस्ट्री को मॉनिटर करना ताकि ये देखना कि कहीं केमिकल वेपन्स ना बन रहे हों उन केमिकल फैक्ट्री से या उन केमिकल इक्विपमेंट से, और असिस्टेंस और प्रोटेक्शन देना स्टेट पार्टीज़ को जिनको केमिकल थ्रेट्स आ रहे हैं, तो उनको सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है बॉडी विच इज़ ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। क्या क्या कर सकती है? तो इंस्पेक्शन कर सकती है सिग्नेटरी स्टेट के खिलाफ, टेस्टिंग कर सकती है साइट्स का, और जो विक्टिम है उनको देख सकते हैं कि भाई कौन केमिकल वेपन्स अटैक्स के विक्टिम है। तो 193 मेंबर्स इसके, इंडिया भी इसका मेंबर है, विच इज़ ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। इंडिया किसका मेंबर नहीं है? तो NPT का मेंबर नहीं है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेग, नीदरलैंड्स में, और इनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला था 2013 में। इट्स नॉट अ UN ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन इसका एक रिलेशनशिप एग्रीमेंट है UN के साथ। तो क्या OPCW UN मेंबर है? तो नहीं है, राइट। क्या इसका इंडिया इसका मेंबर है? हाँ है, ठीक है। और ऑब्वियसली इंडिया पहले भी क्लियर कर चुका है, इंडिया नहीं बनाना चाहता केमिकल वेपन्स। अगला आर्टिकल बात करता है प्रोजेक्ट दंतक के बारे में। तो प्रोजेक्ट दंतक एक डायमंड जुबली मना रहा है भूटान में। तो प्रोजेक्ट दंतक की खास बात यह कि इंडिया ने बहुत सारी, जो इंडिया की बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है उसने भी, और इंडिया ने ओवरऑल बहुत सारा काम इस रीजन में किया है। और जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर ही, जब थर्ड किंग थे भूटान के, तभी प्रोजेक्ट दंतक शुरू हुआ था। इसके तहत टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स हुए, वहाँ के रोड्स हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ भूटान में, वो बड़े स्तर पे इंडिया ने किया था।
तो इसके अंदर कई सारे बड़े जो अचीवमेंट्स थे वो, जैसे इनका समद्रोक जोंगकार टू चियांगशंग जो एक रोड बनाया था वो है, फिर पारो एयरपोर्ट बनाना, एयरफील्ड बनाना, थिम्पू त्राशिगांग हाईवे बनाना, टेलीकम्युनिकेशन हाइड्रो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, इंडिया हाउस स्टेट खड़ा करना, ये सारे जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हुए थे वो हुए थे प्रोजेक्ट दंतक के अंतर्गत। और कहाँ हुआ था ये? भूटान में। अक्सर जो इंडिया की BRO है उसने इसके ऊपर काम किया था। इसमें मेडिकल हो, एजुकेशन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सभी सेक्टर्स में डेवलपमेंट की थी। और जो फेमस तख्ती कैंटीन जो बनाया गया है वो भी इसके तहत बनाया गया है। तो ये सारी कहानियाँ हैं, सारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, सॉरी कहानियाँ नहीं है, प्रोजेक्ट्स हैं जो हुए हैं और इंडिया ने कंप्लीट किया भूटान में, उसकी डायमंड जुबली मनाई जा रही है। तो ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है, राइट। इसके बाद एक जो और न्यूज़ में था वो था सप्लाई चेन रिजिलियंस इनिशिएटिव, जो कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने लॉन्च किया है। इसमें खास बात, अभी इसमें US मेंबर नहीं है, तो क्वाड के साथ इसको बाद में शायद हम चाहें तो रिलेट कर पाएंगे, लेकिन अभी US मेंबर नहीं है। तो असल में क्या है सप्लाई चेन रिजिलियंस इनिशिएटिव? ये इन तीनों कंट्रीज़ का एक सेटअप है जिसके तहत ये कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरे रीजन में, इंडो पैसिफिक में, ये सप्लाई चेन का एक ऐसा सिस्टम बना सके जो असल में जो चाइना का BRI है उसके खिलाफ खड़ा हो सके। और जो भी इस रीजन में समस्याएं आई ड्यूरिंग कोविड, चाइना में जो समस्या आई कोरोना की वजह से, दुनिया भर की सप्लाई चेन बिगड़ गई। तो यहाँ ये एक ऑप्शन है कि कैसे उसके खिलाफ एक अल्टरनेट खड़ा किया जा सके, एक वर्चुअस साइकिल ऑफ एनहेंसिंग सप्लाई चेन रिजिलियंस, जिसके तहत जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बढ़ाना, बायर सेलर मैकेनिज्म ग्रो करना और एक स्टेक होल्डर लेड अप्रोच बनाना कि कैसे और कई तरीके से सप्लाई चेन्स को डाइवर्सिफाई किया जा सकता है, अलग अलग रूट्स ढूंढे जा सकते हैं, ट्रेड इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई किया जा सकता है, उन सभी एरियाज पे काम करना, ये इनका प्रमुख लक्ष्य है, विच इज़ सप्लाई चेन रिजिलियंस इनिशिएटिव। इनकी मीटिंग साल में एक बार ज़रूर होती है और ये ट्रेड मिनिस्टर्स करते हैं 3 देशों के। और इनका मुद्दा है कि चाइना पे डिपेंडेंस घटाना और जो सप्लाई चेन्स दोबारा एक रिफ्रेम हुई है पोस्ट कोविड, उसको ठीक से मैनेज करना, ताकि इंडो पैसिफिक का जो रीजन है, एशिया पैसिफिक ओवरऑल जो भी है, वो सेफ रहे, ओपन रहे और ज़्यादा सिक्योर रहे। ये सप्लाई चेन रिजिलियंस इनिशिएटिव है। क्या यूएसएस का मेंबर है? अगेन मैं पूछूंगा तो यूएसएस का मेंबर नहीं है। क्या होती है सप्लाई चेन रिजिलियंस? कि भाई कोई भी समस्या अगर आए, कभी कोविड जैसा कुछ आ गया कहीं पे, जैसे अभी हम देखा स्वेज कनाल ब्लॉक हो गया था, तो उस तरह के जो ब्लॉकेजेस आए तो उसका मतलब ये नहीं कि दुनिया भर का ट्रेड इस रीजन का रुक जाए। जो चोक पॉइंट्स हैं उनके खिलाफ एक हमारे पास कंटिंजेंसी प्लान होना चाहिए। अच्छा वो रूट रुक गया तो क्या लैंड रूट के थ्रू कोई रास्ता खोल सकता है, ताकि जब तक वो चीज़ें सॉर्ट आउट ना हो जाए कम से कम रूट खुला रहे। इंडो पैसिफिक में कोई अगर सी पायरेसी हो रही है उसको कैसा रोका जा सके, इन सभी चीज़ों पर फोकस करने के लिए सप्लाई चेन रिजिलियंस इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान के द्वारा। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने हाल ही में युगांडा के एक रेबल लीडर थे, उनको सज़ा सुनाई है। तो उनका नाम है डोमिनिक ओंगवन। ये हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि किस ऑर्गेनाइजेशन से थे वो। तो वो थे रेसिस्टेंस आर्मी, जो थी युगांडा की रेबल ग्रुप के, उसके मेंबर थे। पर अगर हम इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें जो इन्होंने सज़ा सुनाई है, इसलिए सुनाई है क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे उनको सज़ा सुनाई है कि उन्होंने क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी किया है, ज़बरदस्ती शादी कराई और कई ऐसे क्राइम्स थे जो उनके उस ग्रुप्स ने कमिट किए थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं लोग इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी ICC और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बीच में, ICJ के बीच में। ICJ का इंडिया मेंबर है, ICC का इंडिया मेंबर नहीं है। ICC का मेंबरशिप पे तो US, रशिया, चाइना, इंडिया कोई नहीं है। तो ये बड़ी पावर्स ICC के मेंबर नहीं है और ICJ के मेंबर्स ऑलमोस्ट सब हैं। और ICJ इज़ मोर ओल्डर, ICC इज़ न्यूअर। क्या फ़र्क है दोनों में, ये समझना ज़रूरी है पहले। तो देखिए, ICC इज़ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो 2002 में बनाई गई थी। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस 1946 से चली आ रही है। ये US की एक कॉमन कोर्ट है, तो एक वर्ल्ड कोर्ट कह सकते हैं इसको। तो इसको जब भी आप पढ़ें तो याद रखिए, ये कोर्ट क्राइम के लिए नहीं है। ये कोर्ट जो है ICJ मोस्टली काम करती है आर्बिट्रेशन में और जुडिशियल सेटलमेंट में। तो एक तरह वर्ल्ड कोर्ट है, कोई स्टेट दूसरे स्टेट के खिलाफ केस करे तो वहाँ ये सब चीज़ें चलती हैं। लेकिन ICC एक ऐसी कोर्ट है जो क्रिमिनल केसेस पे भी फैसले सुनाती है। तो अगर कोई क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी वाले केसेस आ रहे हैं तो उस पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सज़ा नहीं सुना सकती क्योंकि उसकी जुरिस्डिक्शन से बाहर है। लेकिन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है ये इस पर सज़ा सुना सकती है। तो जैसे बताया मैंने, ICJ इज़ अ पार्ट ऑफ UN और ICC इज़ इंडिपेंडेंट। और दोनों के लोकेशन साल में हेग में ही है, तो थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं, तो क्लैरिटी रखना बड़ा ज़रूरी है। जुरिस्डिक्शन जैसे मैंने बताया, ICJ की मेनली US मेंबर स्टेट्स हैं और ICC का कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है। तो आप भी अगर कोई वॉर्स अगेंस्ट क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी करेंगे, जो आप बिल्कुल नहीं करेंगे, तो आपके खिलाफ भी ICC में केस किया जा सकता है। तो यहाँ पर मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि हमने देखा ICC जब भी सज़ा सुनाती है, जो इंडिविजुअल्स इन्होंने अभी तक
जिन लोगों को भी सज़ा सुनाई है मोस्टली वो अफ्रीका के लोग हैं, और वो अफ्रीकन कंट्रीज़ या लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ से जो लोग, जो लीडर्स हैं, उनके खिलाफ ये कुछ कर पाते हैं। बड़े देशों में जो पावरफुल स्टेट्स हैं उनके खिलाफ इनकी कोई जुरिस्डिक्शन रहती नहीं है। तो जेनोसाइड होए या फिर क्राइम ऑफ एग्रेशन हो गया, सब तभी चलता है जब कोई देश कमज़ोर है। तो ये हमेशा क्रिटिसिज्म इसका रहा है, इसलिए जो कई देश हैं इसके मेंबर नहीं बनना चाहते, स्पेसिफिकली इंडिया। तो ये क्लैरिटी हमें होनी ही चाहिए। तो अब जैसे हमने बात करी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की, तो ये इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल की तरह भी काम करता है। जैसे अभी हमने देखा था जो इंडिया पाकिस्तान में केस चल रहा था, कौन सा केस चल रहा था जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक गया था, जाधव केस काफ़ी फेमस था, वो गया था। और इसी तरह के कई और केसेस होते हैं, लेकिन वो स्टेट की सोवरेनिटी पर उतना खतरा नहीं होता। लेकिन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की जो जजमेंट है वो अक्सर सोवरेनिटी के खिलाफ भी चली जाती है, इसलिए इसके खिलाफ, इसके पक्ष में इंडिया मेंबर नहीं है। तो इसके जजेस होते हैं 18, जिनका 9 साल का टर्म होता है, और 122 कंट्रीज इसके मेंबर हैं, जिसमें इजराइल, यूएस, इंडिया, चाइना, रशिया आर नॉट इट्स मेंबर। अगला आर्टिकल बात करता है एडिसन अलायंस के बारे में। तो ये थॉमस एडिसन की बात नहीं हो रही है। एडिसन असल में एक शॉर्ट फॉर्म है, एब्रीविएशन है। इसकी फुल फॉर्म है एसेंशियल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज नेटवर्क, यहाँ मेंशन ही है। तो ये क्या है ये अलायंस? ये अलायंस बेसिकली इसलिए किया गया है क्योंकि जो हम देख रहे हैं कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है और सर्विसेज है दुनिया भर में, जो उसका नेटवर्क है वो इक्वल नहीं है। कई देशों में ज़्यादा डिजिटल कैपेसिटी है, ज़्यादा पेनिट्रेशन है डिजिटल नेटवर्क्स का, और कई जगहों पे नहीं है। और जहाँ इंडिया की ही बात कर लें, जहाँ थोड़ा ज़्यादा डिजिटल पेनिट्रेशन है, वहाँ भी रूरल अर्बन डिवाइड हमें देखने को मिलता है। तो उन सभी को ठीक करने के लिए, उन सभी के क्षेत्र में काम करने के लिए, ग्लोबल और इक्विटेबल एक्सेस बनाने के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एडिसन अलायंस बनाया है। तो इंपॉर्टेंट है एडिसन अलायंस क्या है? अगर मैं आपको 4 ऑप्शन दे दूँ, इज इट एन इकोनॉमिक थ्योरी, इज इट पार्ट ऑफ लेट्स से डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कोई एक ऐसा प्रावधान है, कोई उनकी स्कीम है, तो वो क्लैरिटी होनी चाहिए कि नहीं, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक अलायंस है। और किस लिए है? तो डिजिटल एक्सेस बढ़ाने के लिए। जिनेवा बेस्ड है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, आपको पता ही है। इनकी रिपोर्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि काफ़ी प्यारा टॉपिक है यूपीएससी का, तो हमें इससे जो भी न्यूज़ आती है पता होनी ही चाहिए। तो जैसे कोविड-19 पैंडेमिक में भी और ज़्यादा ज़रूरत पड़ी है हमें कि हम सीख पाएँ, समझ पाएँ किस तरह हमें और डिजिटल तरीके को अपनाना पड़ेगा, वो सभी इसका पार्ट है। और डिजिटल गैप को कम करना, इनइक्वालिटी को उसमें कम करना, ये मकसद है एडिसन अलायंस का। अगला आर्टिकल यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल के बारे में। ये भी न्यूज़ में था। क्यों भाई? क्योंकि यूएस ने के जो पिछले प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने इनकी मेंबरशिप से इस्तीफा दे दिया था। अब जो नए जो बाइडन वहाँ हैं, उन्होंने कहा कि हाँ, हम दोबारा नेगोशिएट कर सकते हैं ह्यूमन राइट काउंसिल में एंट्री। तो ह्यूमन राइट काउंसिल थोड़ा जान लेते हैं, कब स्टैब्लिश हुआ? 2006 में स्टैब्लिश हुआ है। क्या कार्य करता है? नाम से क्लियर है, प्रोटेक्ट करता है और प्रमोट करता है ह्यूमन राइट्स, और जो भी ह्यूमन राइट वायलेशंस हैं उनके खिलाफ खड़े होने का काम है। हेडक्वार्टर्स इनका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो यूएनएचआरसी की खास बात यह है कि इसमें 47 मेंबर्स होते हैं, और एक समय में जब सर्व कर रहे होते हैं तो अलग अलग रीजन से लोगों को चुना जाता है, और हर मेंबर का 3 साल का टर्म होता है, और कोई भी कंट्री लगातार 2 टर्म्स से ज़्यादा इसमें चेयर नहीं कर सकती। तो ये हमें पता होना चाहिए कि 2 टर्म्स इसमें अलाउड है, किसमें? यूएनएचआरसी में 2 टर्म्स अलाउड है। और क्यों यूएनएचआरसी न्यूज़ में थी, आपको पता लग ही गया। और इसमें ख़ास बात ये भी है कि 2019 में इंडिया भी इलेक्ट हुआ था यूएनएचआरसी के मेंबर में 3 साल तक के लिए। 2021 में टर्म एंड हो रहा है इंडिया का। तो ये बात थी यूएनएचआरसी की। यूएनएचआरसी अगेन यूएन का ह्यूमन राइट काउंसिल है, तो जो 193 मेंबर्स हैं वो सब तो इसके पार्ट रहेंगे ही रहेंगे। तो इसके 47 मेंबर्स एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम इसके चेयर में रहते हैं, इसको लीड कर रहे होते हैं। तो उसमें भी इंडिया भी इसका मेंबर है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। तो इसके जो रेजोल्यूशंस होते हैं वो नॉन बाइंडिंग होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और जो वायलेशंस है किसी भी देश में अगर ह्यूमन राइट्स की हुई हैं तो वहाँ पर ये ओवरसी करता है। स्पेसिफिकली श्रीलंका के केस में काफ़ी टाइम से न्यूज़ में रह रहा था ये, और इजराइल पैलेस्टीन का केस भी न्यूज़ में रहा था। तो इन चीज़ों के चक्कर में ये हमेशा बॉडी एक न्यूज़ में रहती है। अगला आर्टिकल बात करता है नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो नेटमो इसे कहते हैं। ये इसने इंडिया का भी हाल ही में 4था जो नेशनल कार्टोग्राफिक एसोसिएशन इंटरनेशनल कांग्रेस होस्ट किया था। तो ये बॉडी असल में करती क्या है? तो नाम से क्लियर है, नेशनल एटलस और थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन है। तो जितने मैप्स हैं, जो एटलसेस हैं, उनमें जो भी डेटा होता है, जियो स्पेशियल डेटा, उनको जमा करना, उनको प्रोसेस करना और उनको इस्तेमाल करना, ये सभी काम है इस बॉडी का। इंपॉर्टेंट बात, आपको क्या लगता है किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये आते होंगे? हमेशा जब भी कोई आप ऑर्गेनाइजेशन बॉडी देखें जो ज़्यादा न्यूज़ में नहीं है, उसकी मिनिस्ट्री हमें पता होनी चाहिए। तो ये असल में डीएसटी के अंदर आते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। तो साइंस मिनिस्ट्री के अंदर आएंगे, राइट। और इनका जो काम है, इसमें क्या ये जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं, क्या उनके लिए एटलस बनाते हैं? क्या
क्या जो डिजिटल मैपिंग है, GIS GPS का टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते हैं, क्या रिसर्च को बढ़ावा देते हैं या नहीं देते हैं। तो ये सभी काम इनके हैं, ये सभी इनके फंक्शंस में आते हैं। तो ये फंक्शंस थोड़ी सी क्लैरिटी होना अच्छा होता है, क्योंकि अगर ऑप्शंस में आ जाए तो आप फंसे ना। अगला आर्टिकल बात करता है डायरेक्टर जनरल ऑफ WTO के बारे में। तो WTO ने एक नया अपना डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया है जो नाइजीरिया से है। नाइजीरिया के फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर नगोजी ओंकोजो-इवेलियाला, और थोड़ा नाम इनका कॉम्प्लिकेटेड है पर इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा ये, क्योंकि ये जो है ये पहली महिला और पहली अफ्रीकन लीडर है जो कि WTO में जिनको डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। अब क्या खास बात है इनकी, क्या करता है डायरेक्टर जनरल WTO में, WTO कैसे फॉर्म हुई थी, चीज़ें आपको पता ही होनी चाहिए। तो पहली बात कि डायरेक्टर जनरल का काम होता है सुपरवाइज करना, वो ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेसेस को देखते हैं ना कि पॉलिसी बनाने को लेके, राइट। तो ये सुपरवाइज करते हैं कहाँ क्या चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, क्या एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस हैं, और जो पॉलिसी मैटर्स है उनमें थोड़ा कम पावर रहता है। वहाँ इनका मेनली जो रोल है वो एडवाइजरियल है और मैनेजेरियल है। तो ये ऑलमोस्ट 700 लोगों का स्टाफ है WTO का सेक्रेटरीट का, वहाँ पर इनको ओवरसी करना इनका काम है। अब बात आई WTO कब फॉर्म हुआ था। WTO 1995 में फॉर्म हुआ था। एक बड़ी बॉडी GATT के बाद GATT को रिप्लेस किया था इसने। तो GATT को रिप्लेस जब किया था 1995 में, तो वो जो एग्रीमेंट था वो हमेशा याद होना चाहिए आपको, काफ़ी फेमस एग्रीमेंट है वो, माराकेश एग्रीमेंट, जो 123 देशों ने साइन किया था 1994 में। तो उसको चक्कर में 1995 को फॉर्म हुआ था WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका क्या काम था, इसका काम था कि कैसे ट्रेड में और ज़्यादा बढ़ोतरी की जाए और इम्पोर्ट ड्यूटीज़ घटाई जाए, ज़्यादा जो वर्ल्ड है वो और ज़्यादा इंटीग्रेटेड हो सके ट्रेड के मामले में। इंडिया 1948 से इसका मेंबर है, और जो उरुग्वे राउंड हुआ था जब WTO की फॉर्मेशन की बात चली थी, उसके बाद जहाँ माराकेश एग्रीमेंट हुआ था, उन सभी में इंडिया की उपस्थिति थी। तो इसलिए इंडिया के लिए तो इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें निभाता ही। पर हालांकि पीस क्लॉज जैसे से रिलेटेड एक न्यूज़ है वो आपको पता होनी चाहिए, इसका इस्तेमाल किया था इंडिया ने WTO में जब बातें हो रही थी। तो इस तरह की कई चीज़ें हैं, ट्रेड फैसिलिटेशन को लेकर एग्रीमेंट साइन हुआ था, तो वहाँ ये सारी बातें रहती हैं। खास बात स्ट्रक्चर क्या है इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है कि एक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होती है, उसके 3 प्रमुख बॉडीज़ हैं। एक ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी है, एक जनरल काउंसिल है और एक डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है। जनरल काउंसिल के अंतर्गत फिर आपको और 4 इसमें धड़े हो जाते हैं, कमेटी ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, गुड्स काउंसिल, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी काउंसिल और सर्विसेज काउंसिल। ये आपको याद रखना उतना इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से तो नहीं है, लेकिन एक स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए। अच्छा, 3 डायमेंशन में काम होते हैं। सबसे ऊपर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है, फिर डिस्प्यूट के लिए अलग बॉडी है, जनरल काउंसिल एक अलग है और ट्रेड पॉलिसी अलग है। तो जनरल काउंसिल के अंदर वो सारे कार्य होंगे जो नॉर्मली कोई बॉडी देखती है, जिसमें सर्विसेज हो गई, गुड्स हो गई और IP प्रोटेक्शन हो गया, ये सभी। तो ये एक फ्रेमवर्क है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगला आर्टिकल बात करता है कमिटी ऑन वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी। अब UN कमेटी ऑन वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी ने 5 ईयर का वॉलंटरी गाइडलाइन इशू किया है फूड सिस्टम्स और न्यूट्रिशन के ऊपर। अब फूड सिस्टम्स सबसे पहली बात क्या होती है, तो याद रखिए फूड सिस्टम और न्यूट्रिशन के ऊपर गाइडलाइंस आई हैं पहली, वॉलंटरी है ये, राइट। कोई ऐसा वहाँ से लिख के नहीं आया, तो वॉलंटरी हर देश के ऊपर निर्भर है ये, और UN कमेटी की है वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी के ऊपर। तो फूड सिस्टम पहली बात क्या होता है, तो फूड सिस्टम का काम होता है कि जब भी आपके थाली में खाना जो आपके आगे आता है, वो जो खाना वहाँ तक पहुँचता है तो वो पूरे एक सेटअप से गुजरता है। उन सभी सेटअप्स को समझना, वो जो पूरा सिस्टम एनवायरनमेंट को जो इम्पैक्ट होता है, इकोनॉमी में जो इम्पैक्ट होता है, जो सप्लाई चेन से वो गुजरता है, उस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं फूड सिस्टम। और वो पूरा एक चेन होती है जिसके थ्रू खाना उपज के आपके प्लेट तक आता है प्रोसेस होकर। उस पूरे सिस्टम में जो भी चीज़ें हैं जो एनवायरमेंट रिलेटेड है, इकोनॉमी रिलेटेड है, वो सभी एस्पेक्ट होते हैं फूड सिस्टम का कंपोनेंट। तो यहाँ पे जो कमेटी है काम कर रही है कि कैसे कोई देश अपने फूड सिस्टम में सुधार करेगा, कैसे न्यूट्रिशन में सुधार करेगा। पहली बात, जो कमेटी है वो कब बनी ऑन वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी, 1974 में ही बनी है। ये इंटरगवर्नमेंटल बॉडी है। क्या करती है ये देखती है कि क्या क्या पॉलिसीज़ आई हैं, कौन कौन से सिस्टम्स सेटअप किए जा रहे हैं जिससे कि वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी बना सके। और ये इसका सेक्रेटेरिएट कहाँ है, रोम इटली में है, जहाँ पे FAO का ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ FAO का सेक्रेटेरिएट है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी बड़ा रोल निभाती है वर्ल्ड ओवर हंगर को कम करने में ये। और ये कमेटी जो है ये भी रिपोर्ट करती है किसको, तो जनरल असेंबली को थ्रू इकोसॉक, और वो भी इकोसॉक में कहाँ, जब FAO का कॉन्फ्रेंस होता है तो उसके अंतर्गत। तो याद रखिए जो आपको भी ये जो कमेटी ऑन वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी, असल में ये एक तरह से FAO के अंतर्गत आती है, फिर FAO इकोसॉक को रिपोर्ट करती है, इकोसॉक फिर जनरल असेंबली को रिपोर्ट करता है। तो ये बेसिक कहानी है। अब बात आई इसकी फंडिंग की, तो इस बॉडी की फंडिंग होती है FAO, IFAD और WFP के अंतर्गत, यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम,
इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये तीनों मिला के कोर फंडिंग इसकी करते हैं। और ये जो गाइडलाइंस नई आई हैं उसका काम ही ये है कि भाई जो हमारा SDG गोल 2 है, क्या है भाई, जीरो हंगर का, उसको पूरा करना है और हंगर को मिटाना है दुनिया भर से। एक फूड सिस्टम अप्रोच को लेना है जिसके थ्रू एक सस्टेनेबल सेटअप तैयार किया जैसे कि सबको एडुकेट फूड और एडुकेट तरीके से खाना मिल पाए, राइट। ये होगी फूड सिस्टम को लेकर जो कमेटी आई है उसकी बात। अगला आर्टिकल बात करता है UN कैपिटल डेवलपमेंट फंड की। तो इंडिया की जो एक बैंकर है प्रीति सिन्हा, इंडियन ऑरिजिन है ये, उनको ही एग्जीक्यूटिव डायरेक्टिव बनाया गया UN कैपिटल डेवलपमेंट फंड का, तो इसलिए थोड़ा न्यूज़ में है। इंडियन ऑरिजिन से है तो शायद UPSC को याद आ जाए UN कैपिटल डेवलपमेंट फंड है क्या असल में UN कैपिटल डेवलपमेंट फंड। तो ये जो फंड है ये असल में 1996 में UN जनरल असेंबली के द्वारा स्थापित किया गया था। इसका काम है एक्सेस बढ़ाना, फाइनेंशियल एक्सेस बढ़ाना, माइक्रो फाइनेंशियल एक्सेस बढ़ाना LDCs में और डेवलपिंग कंट्रीज़ में। तो करती क्या है भाई, जो पब्लिक और प्राइवेट फाइनेंस होता है इन कंट्रीज़ का, उस पर देखती है कैसे इसकी फाइनेंसिंग सुविधा और बढ़ाई जा सके। तो असल में ये एक ऑटोनमस और वॉलंटरी फंडेड UN ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मेंबर स्टेट पैसे भेजते हैं। और ये करती क्या है बॉडी, तो देखिए कि भाई कैसे जो डिस डेवलपिंग कंट्रीज में कैसे फंड्स और बढ़ाया जा सके, कैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन किया जा सके, कैसे लोकलाइज्ड इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जा सके। दो स्तर पे काम करती है, एक फाइनेंशियल इंक्लूजन और दूसरा लोकलाइज्ड इन्वेस्टमेंट। तो लोकलाइज्ड इन्वेस्टमेंट कैसे होती है, लोकल किसी इलाके में आपको इन्वेस्टमेंट बढ़ानी है तो आप कैसे बढ़ाएंगे, म्यूनिसिपैलिटी को फंड करेंगे, एक किसी स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उसको फाइनेंस करेंगे, तो वो सब भी देखना इसका काम है। तो ये UN कैपिटल डेवलपमेंट फंड किसके थ्रू, फाइनेंशियल इंक्लूजन के थ्रू और लोकलाइज्ड फाइनेंस के थ्रू ये काम करती है, डेवलप करने को LDC कंट्रीज या डेवलपिंग कंट्रीज के माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्यों इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अक्सर उन सेक्टर्स को टारगेट करते हैं जहाँ के लोग गरीब होते हैं, MSMEs होती हैं जिनके पास ज़्यादा कैपेसिटी नहीं होती बैंकों और बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास जाने की। तो ये बात है UN कैपिटल डेवलपमेंट फंड की। इसके बाद एक न्यूज़, एक बॉडी जो काफ़ी टाइम से न्यूज़ में है वो है क्वाड। क्वाड में कौन से मेंबर्स हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और USA। इन सभी ने मिलकर क्वाड की हाल ही में जनरल ग्रुपिंग की थी जिनका काम क्या है, इंडो पैसिफिक को ओपन और सेफ रखने के लिए। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है ये इनफॉर्मल डायलॉग है 4 देशों का। इनका काम है पैसिफिक ओशन को ओपन, फ्री और इंक्लूसिव रखने का। जापानीज़ PM शिंजो आबे ने 2007 में इसकी बात करी थी, क्योंकि 2004 में जब सुनामी आई थी तो इन 4 देशों ने बहुत अग्रणी रोल यहाँ पे निभाया था। और जो इंडायरेक्ट सी बात है वो है कि चाइना को कंटेन करने की भी एक पॉलिसी है, क्योंकि चाइना की प्रेजेंस इंडियन ओशन में बढ़ती ही जा रही है। तो इंडो पैसिफिक के रीजन्स की 4 बड़ी डेमोक्रेसीज जो कि मार्केट इकोनॉमीज़ है, प्लूरलिस्टिक सोसाइटीज़ हैं, वो सब साथ आती हैं और वो बातें कर रही हैं किस तरह से एक अल्टरनेट प्रोवाइड किया जा सके ताकि चाइना की जो डेट ट्रैप डिप्लोमेसी है उसको रोका जा सके, चाइना का जो बढ़ता कब्जा है इंडो पैसिफिक पर उसको कंट्रोल किया जा सके। क्वाड में 4 कंट्रीज ने हाल ही में 2020 में जो मालाबार एक्सरसाइज है वहाँ पे भी हिस्सा लिया था। काफ़ी समय तक मालाबार एक्सरसाइज में ऑस्ट्रेलिया बाहर रहना चाहती थी, ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा दिखा नहीं थी इंटरेस्ट, क्योंकि उनको डर लग रहा था कि इतना सारा ट्रेड चाइना के साथ हो रहा है और कहीं वो गलत तरीके से रिएक्ट ना करें। लेकिन अब चाइना, ऑस्ट्रेलिया भी खुल के इसमें सामने आ चुका है। तो ये असल में मालाबार एक्सरसाइज ट्राइलेटरल एक्सरसाइज थी इंडिया, जापान और USA की, जो कि इंडियन और पैसिफिक ओशंस में एक्सरसाइज करती थी। इस बार ऑस्ट्रेलिया भी आया है इसमें, तो और ज़्यादा खुल के ये और ज़्यादा पब्लिक हो रहा है प्लेटफॉर्म। तो क्वाड की इंडिया के लिए इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों, एक तो चाइनीज़ के इन्फ्लुएंस को कम करना है, दूसरा इंडियन ओशन में एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनता है इंडिया, और तीसरा एक मल्टीपोलर जो वर्ल्ड ऑर्डर होता है उसके क्रिएशन में एक बड़ा रोल निभा सकता है इंडिया। तो ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसके बारे में आ गए। अगली बात जो न्यूज़ में है वो है अगेन एक और इंस्टीट्यूशन जो द ब्रिक्स है। ब्रिक्स का जो फाइनेंस और सेंट्रल बैंक की मीटिंग हुई है और इसके तहत ये पहली मीटिंग थी जो इंडिया इसके चेयरमैन है, और इसमें बात ये की गई थी कि भाई जो ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक है और जो कोविड-19 है इससे कैसे निपटा जाए और कैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए, और इसके अलावा जो न्यू डेवलपमेंट बैंक की एक्टिविटीज़ है उसको देखा गया था, और ब्रिक्स कंटिजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट के ऊपर भी काम किया गया था। तो जो बैंक है ब्रिक्स का, आपको पता ही होगा, न्यू डेवलपमेंट बैंक किसको टारगेट करता है, ये टारगेट करता है डेवलपिंग कंट्रीज़ में, ब्रिक्स कंट्रीज़ में जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फंड करने के बारे में। तो ब्रिक्स में असल में 5 देश हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, और 5 मेजर कंट्रीज़ हैं इसमें। ये शुरुआत में केवल से ब्रिक का नाम दिया था, जो कि एक गोल्डमैन सैक के एक इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने बोला था 4 इकोनॉमीज ही दुनिया को रन करेंगी और बड़ा रोल निभाएंगी। 2001 में इन्होंने भविष्यवाणी की थी। वो 4 में ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना थे। बाद में इसमें साउथ अफ्रीका को भी ऐड किया गया 2010 में। तो ये एक्रोनियम ब्रिक्स बन गया। तो खास बात, ये रीजन दुनिया के 42% वर्ल्ड पॉपुलेशन, 23% ग्लोबल GDP और 17% ऑफ ग्लोबल ट्रेड इन्हीं देशों के बीच में होता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है ये, और उनकी चेयरमैनशिप घूमती रहती है
एनुअली, जो ब्रिक्स के नाम से, पहले ब्राज़ील, फिर रशिया, फिर इंडिया, फिर चाइना, फिर साउथ अफ्रीका के हाथों में जाती हैं। तो ब्रिक्स ने जो कंटीजेंसी रिजर्व अपना एग्रीमेंट बनाया था 2015 में, वो किस डिक्लेरेशन के थ्रू बनाया था ये आपको पता होना चाहिए, विच इज़ फोर्टालीज़ा डिक्लेरेशन, जो कि छठा ब्रिक्स समिट हुआ था ब्राज़ील में, वहाँ फोर्टालीज़ा डिक्लेरेशन हुई थी, जिसके तहत बोला था इन्होंने कि हम एक कंटीजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट करेंगे। इस अरेंजमेंट के तहत हम, जैसे IMF शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी देता है, किसी देश में अगर बैंक बैलेंस ऑफ पेमेंट का इशू आ जाता है, उनकी इकोनॉमी कोलैप्स करने लगती है, तो IMF वहाँ जब भी सपोर्ट देता है उस पर कुछ वो अपने क्लॉज लगाता है, जो क्लॉज अक्सर काफ़ी कंट्रीज़ के लोकल इकोनॉमी के विरोध में जाते हैं, ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन, ज़्यादा ओपन करने की बातें वो करते हैं। तो उसके लिए एक अल्टरनेट देने की कोशिश है, जहाँ शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी सपोर्ट दिया जाएगा करेंसी स्वैप्स के थ्रू, अगर जो कंट्रीज़ हैं वो इन समस्या में आ जाती हैं तो। और इसके अलावा म्यूचुअल सपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ग्लोबल फाइनेंशियल सिक्योरिटी, नेट, वो सभी की बातें इसमें करी गई थी। तो किसके तहत बनाया गया था ये? फोर्टालीज़ा डिक्लेरेशन के द्वारा। तो अगर ये डिक्लेरेशन का नाम आता है तो किससे रिलेटेड है ये आपको क्लियर होना ही चाहिए। अगला आर्टिकल बात करता है डच इंडियन अलायंस फॉर लीडरशिप इनिशिएटिव दिवाली। तो दिवाली का नाम सुन के दिवाली मत समझिए, दिवाली को यहाँ वाटर से एसोसिएट करिए, जो इंडिया और नीदरलैंड्स के बीच में हुआ है, जिसके तहत जो वाटर को और ज़्यादा सस्टेनेबली क्लीन करने की, मैनेज करने की चीज़ें ध्यान दिया गया। यहाँ पर दोनों देशों का कंसोर्टियम है जो बैठ के बात करेगा तो किन देशों के बीच है, क्या काम करता है वाटर फॉर चेंज। और जो इसमें बड़ी इंस्टीट्यूशंस हैं वो हैं IIT रुड़की, CPT यूनिवर्सिटी अहमदाबाद, IIT गांधीनगर और CWRDM कैलिकट। ये सारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इसका पार्ट है। अगला आर्टिकल बात करता है इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम्स के बारे में। तो ये एक इंटरनेशनल जो ICOLD जिसे हम कहते हैं, लार्ज डैम्स की जो बॉडी है, इसका एक ग्लोबल संगोष्ठी हुई थी जिसको मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने इस साल होस्ट किया था। तो ICOLD असल में करता क्या है? तो ये एक नॉन गवर्नमेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का एक समूह है जो पेरिस में बेस्ड है, 1928 से चला आ रहा है। इनका काम ये होता है कि भाई दुनिया भर की कंट्रीज़ में जो बड़े बड़े डैम्स बन रहे हैं, उन डैम्स में कैसे और ज़्यादा सही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए, कैसे उसको और एफिशिएंट बनाया जा सके, उसकी एफिशिएंसी बढ़ाना, वहाँ पे परफॉर्मेंस बढ़ाना, ये काम है इस बॉडी का। तो ये जो इंजीनियर्स हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो बैठते हैं और देखते हैं कैसा स्टैंडर्ड होना चाहिए और क्या एरिया है जहाँ पे और ज़्यादा एनहेंसमेंट या इम्प्रूवमेंट की जा सकती है इन टर्म्स ऑफ लार्ज डैम्स। अगला आर्टिकल बात करता है FATF के बारे में। FATF काफ़ी टाइम से न्यूज़ में है क्योंकि FATF के थ्रू इंडिया चाह रहा है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटा के ब्लैक लिस्ट में डाला जा सके। ब्लैक लिस्ट वो लिस्ट होती है जो देश टेररिस्ट को सीधा सीधा सपोर्ट करते हैं, उनको कहते हैं कि आप ब्लैक लिस्ट में। ग्रे लिस्ट में वो हैं जिनके ऊपर शक होता है, और FATF ने बोला है कि अभी वो उसको ग्रे लिस्ट में रख रहे हैं जून के अपनी रिपोर्ट के हिसाब से, लेकिन आगे और वो उसको कंसिडर करेंगे। तो इंडिया अभी दुनिया में 2 ही देश ब्लैक लिस्ट में है, ईरान और नॉर्थ कोरिया। इंडिया प्रयास में है कि पाकिस्तान भी ब्लैक लिस्ट हो जाए, तो इससे उसकी इकोनॉमी को बहुत झटका लगेगा। तो पहले बात आती है FATF की। तो ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है भाई? तो FATF एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो 1989 में G7 समिट के दौरान बनी थी। इसका काम है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है, जिसके थ्रू टेररिस्ट को इनडायरेक्टली पैसे भेजे जाते हैं, जो स्पॉन्सरशिप होती है टेरर की, उसको कैसे रोका जाए, ये इसका मिशन होता है। तो ये क्या करेगी भाई? इसके लिए जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो इफेक्टिव टूल्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है, चाहे लीगल हो, रेगुलेटरी हो, ऑपरेशनल हो, जो भी जिस तरह की चीज़ें की जा सकती है, वो सब कार्य FATF करती है। और एक अच्छा तरीका है जिसके थ्रू टेररिस्ट स्पॉन्सरशिप को रोक लगाई जा सकती है। अगर पता लगा कोई देश लगातार ऐसे कार्य कर रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग और इस तरह के, तो वो उस देश को कंट्रोल कर सकती है, उस देश के फाइनेंसेस को फ्रीज कर सकती है, मूवमेंट उस देश में करेंसीज का आना जाना रुक जाता है। तो इसका हेडक्वार्टर्स पेरिस में है और जहाँ पे OECD का हेडक्वार्टर्स है उसके अंतर्गत ही ये काम कर रही है। तो 39 मेंबर कंट्रीज़ हैं, इंडिया एक मेंबर है, और FATF की प्लेनरीज की डिसीजन मेकिंग बॉडी है जिसमें 3 बार साल में ये बैठते हैं। ये हो गया FATF। और जो बोला ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट, ग्रे लिस्ट में वो कंट्रीज़ होती हैं जो सब टेरर फंडिंग को सपोर्ट करती हैं, उनको पहले ग्रे लिस्ट में रखा जाता है। ये वार्निंग के लिए होता है, लेकिन अगर वो नॉन कोऑपरेटिव रहती हैं, काम नहीं करती, फिर भी स्पॉन्सरशिप टेररिस्ट और ग्रुप्स का कर रही होती हैं, तो उनको ब्लैक लिस्ट में रख दिया जाता है। और तो ये लगातार अपनी लिस्टों को चेंज करते रहते हैं। तो जैसे अगर हम देखें, ग्रे लिस्ट में भी पाकिस्तान के साथ और भी कई सारी कंट्रीज़ हैं, जिसमें मॉरिशस भी इसमें एक कंट्री है जो शायद आपको पता ना हो। तो ये सारी कंट्री ग्रे लिस्ट में है और पाकिस्तान पे दबाव लगातार इंडिया बढ़ा रहा है ताकि उन्हें ब्लैक लिस्ट में ना डाला जा सके, क्योंकि ऑब्वियसली वो टेररिस्ट को स्पॉन्सर करते हैं। अगला आर्टिकल कोवैक्स इनिशिएटिव के बारे में बात करता है। तो कोवैक्स इनिशिएटिव के तहत क्वेश्चन आ सकता है कि पहला कौन सा देश था जिसे कोवैक्स इनिशिएटिव्स के थ्रू कोरोना वायरस की वैक्सीन की डिलीवरीज मिली थी। तो वो थी घाना, जिसको अगेन कोविशील्ड ही मिली थी। ऑफकोर्स एस्ट्राजेनेका की वर्जन है ये, और ये बनाया था किसने? SII यानी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। तो जो कोवैक्स इनिशिएटिव था, ये असल में 3 बड़ी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर बनाया था। एक तो CP, कोलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशंस, प्लस गावी,
गावी का मतलब क्या होता है? ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन, और WHO, ये तीनों यहाँ मैंशन है। ये तीनों ने मिलकर ये कोवैक्स इनिशिएटिव बनाया था ताकि दुनिया भर में एटलीस्ट हर देश के 10% लोगों को तो, या 20% लोगों को वैक्सीनेट पहले किया जाए। जब तक किसी देश के 20%, दुनिया भर के सभी देशों के 20% जब तक वैक्सीनेट नहीं हो जाते तो किसी देश को और ज़्यादा वैक्सीन ये प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो इनका लक्ष्य है कि लेट से घाना के जब तक 20% घाना के हो गए, उसके बाद उसको तभी वैक्सीन मिलेगी जब बाकी दुनिया के सबके 20% हो जाए। तो एटलीस्ट 20% का टारगेट ये लेके चल रहे हैं उन देशों के लिए जहाँ पर कैपेसिटी नहीं है वैक्सीन पहुँचाने की। तो ये एक तरह का वैक्सीन पिलर बनाया जाएगा ताकि कोविड-19 से ग्लोबल कोलैबोरेशन के थ्रू लड़ा जा सके और वैक्सीन दी जा सके। तो इसमें बड़ा रोल इंडिया की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया निभा रही है, जो कि अभी दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है और इंडिया की नंबर 1 बायोटेक्नोलॉजी कंपनी भी है। 1946 में पुणे बेस्ड है ये, और लाइफ सेविंग इम्यूनोबायोलॉजिकल वैक्सीन्स बनाती है। और इनके वैक्सीन्स जो मैन्युफैक्चर होते हैं वो WHO द्वारा एक्रेडिटेड हैं और 170 देशों में वैक्सीन ये पहुंचाते हैं। हालांकि ये आपने ऑलरेडी कवर किया होगा, पर मैं फिर आपको बताना चाहूँगा कि जो भी ये इनिशिएटिव है कोवैक्स का, इसमें कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, किस देश को पहले वैक्सीन पहुंचाई गई, ये आपको पता बिल्कुल होना चाहिए। अगला आर्टिकल बात करता है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट की। ये असल में जो ये CEP एग्रीमेंट हुआ है, ये हुआ है इंडिया और मॉरिशस के बीच में। क्या करेगा ये एग्रीमेंट असल में और ज़्यादा फैसिलिटेट करेगा ट्रेड को, मूवमेंट ऑफ गुड्स को। और काफ़ी समय से इंडिया मॉरिशस कोशिश कर रहे थे कि इससे कुछ एग्रीमेंट किया जा सके। तो इसमें जो कोर एरियाज़ हैं, अगर आपको ट्रेड को और तेज़ी से मूव कराना है और अगर आपको जो रोड ब्लॉक्स हैं उसको हटाने हैं, तो आपको उन एरियाज़ पे काम करना पड़ेगा जिनकी वजह से रोड ब्लॉक्स बनते हैं। तो 3 प्रमुख एरिया है। एक है रूल्स ऑफ ऑरिजिन, कि किस देश से वो आ रहा है। अगर आपने मान लीजिए मॉरिशस के साथ एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एग्रीमेंट कर लिया और ट्रेड ऑलमोस्ट फ्री हो गया, लेकिन चाइना से बनी हुई चीज़ें मॉरिशस आएँ और मॉरिशस के थ्रू रूट होकर इंडिया आ जाए, तो वो सस्ती पड़ेंगी भाई, उनके ऊपर कोई ट्रेड ड्यूटी नहीं लग रही है, चाइनीज़ माल इंडिया में आ जाएगा। तो इसलिए रूल्स ऑफ ऑरिजिन का कॉन्सेप्ट लगाना बहुत ज़रूरी है कि भाई ये जो चीज़ बनी है इसका ऑरिजिन कहाँ है। तो अगर ऑरिजिन मॉरिशस में है तभी वो फ्री ट्रेड या इस तरह की जो भी प्रोविजंस दिए जाएंगे वो तभी कार्यरत होंगे। इसके अलावा सैनिटरी मेजर्स जो होते हैं वो डिस्प्यूट सेटलमेंट, टेलीकॉम, फाइनेंशियल सर्विसेज और टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड जो होते हैं जिनमें कोटा लगाया जाता है। सैनिटरी मतलब होता है कि भाई हमने बोल दिया कि इतनी मात्रा में हमें चाहिए पेस्टिसाइड्स हैं या इस तरह की और ज़्यादा इन्वायरमेंटल इसके कॉस्ट ज़्यादा, इसलिए हम नहीं लेंगे। तो उन चीज़ों को और ज़रा क्लैरिफिकेशन करने के लिए, उन चीज़ों पे एक कॉमन गाइडलाइंस बनाने के लिए ये कॉम्प्रिहेंसिव कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया जा रहा है। तो इसमें एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म दिया जाएगा दोनों देशों को ढंग से ट्रेड करने के लिए, और ऑटोमेटिक ट्रिगर सेफगार्ड मैकेनिज्म दिया जाएगा। ट्रिगर सेफगार्ड मैकेनिज्म ये होता है कि एक बार एक लिमिट, मान लीजिए 100 टन का है कि भाई इंपोर्ट आना है, 100 टन जैसे ही क्रॉस होगा उसके बाद अचानक से जो एग्रीमेंट है उसके ऊपर का सेफगार्ड मैकेनिज्म चालू हो जाएगा। अब इससे ज़्यादा जो है उस पर वो फ्री आपको या जो रिबेट मिल रही है वो नहीं मिलेगी, या आपको कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ सकती है। तो ये ऑटोमेटिक ट्रिगर सेफगार्ड मैकेनिज्म भी इसके ऊपर लागू हो जाता है। तो हम बात कर रहे हैं किसकी? कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप की, जो इंडिया और मॉरिशस के बीच में हुआ। अगला आर्टिकल वो है एशिया इकोनॉमिक डायलॉग। एशिया इकोनॉमिक डायलॉग का 5th एडिशन हाल ही में इंडिया में होल्ड किया गया, और ये MEA ने किया है ऑब्वियसली। और किसके साथ किया है? तो पुणे इंटरनेशनल सेंटर PIC के साथ मिलकर किया है। ये 5th एडिशन है AED का, और पोस्ट कोविड-19 ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस डायनामिक्स पे इस पर फोकस है कि कैसे जियो इकोनॉमिक्स कॉन्फ्रेंस की जाए, कैसे इसको और बढ़ावा दिया जाए। ये बात थी एशिया इकोनॉमिक डायलॉग की। आई होप आपने इसको पढ़ा हो कि कहाँ पे है, कौन सी बॉडीज़ का है और कौन होस्ट कर रहा है। अगला आर्टिकल बात करता है AIIB की, यानी एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की, जिसमें इंडिया भी एक मेंबर है। AIIB ने हाल ही में सेंटर के साथ $304 मिलियन का एक प्रोजेक्ट साइन किया है, जिसके तहत असम में पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क सेटअप किए जाएंगे। तो AIIB एक, जैसे मैंने बताया, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है जो बीजिंग चाइना में बेस्ड है, और 2016 में ये शुरू हुआ है। और ख़ास बात इसका काम है कि भाई जो भी सेक्टर्स हैं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करना, सपोर्ट प्रोवाइड करना। इसमें बिगेस्ट जो वोटिंग राइट्स है, शेयर होल्डर है, वो चाइना के पास है, अराउंड 26.161%। दूसरे नंबर पे इंडिया है 7.4, देन रशिया एंड देन जर्मनी। तो इसमें मेंबरशिप जो है 75% की टोटल वोटिंग पावर बैंक की रीजनल मेंबर्स के पास ही होती है। अभी तक इसमें 100 मेंबर्स हैं। 14 जो G20 कंट्रीज हैं सभी इसके मेंबर हैं, जिसमें UK, फ्रांस, इटली जैसे कंट्रीज़ और जर्मनी जैसे कंट्रीज़ के मेंबर हैं। तो AIIB का थोड़ा स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। AIIB में जो स्ट्रक्चर है उनमें एक बोर्ड ऑफ गवर्नर होता है और एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। तो एक गवर्नर और एक अल्टरनेट गवर्नर होता है जो हर मेंबर कंट्रीज़ की तरफ से आता है, और जो गवर्नर्स और अल्टरनेट गवर्नर्स होते हैं वो सभी कार्य करते हैं। तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट जानना है कि भाई क्या है AIIB, कब फॉर्म हुआ था
और वोटिंग राइट्स के मामले में इंडिया का क्या स्टैंड है। और इसके अलावा इसमें एक नॉन रेजिडेंशियल डायरेक्टर्स भी होते हैं जो इसकी कार्यप्रणाली पे कार्य करते हैं। अभी जो AIIB के पैनल्स हैं उनमें एक एडवाइजरी पैनल है और एक इन्होंने इंटरनेशनल एडवाइजरी पैनल बनाया जो करेगा क्या, जो प्रेसिडेंट और सीनियर मैनेजमेंट है बैंक का उनको ऑपरेशनल इश्यूज़ में हेल्प करेगा। अगला आर्टिकल बेटर देन कैश अलायंस के बारे में है। अब ये जो बेटर देन कैश अलायंस है असल में हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फिक्की और एक बेटर देन कैश अलायंस नाम की ऑर्गेनाइजेशन तीनों के बीच में, ताकि इसका एम है कि जो मर्चेंट्स हैं, जो व्यापारी हैं, उनको और ज़्यादा डिजिटाइज किया जा सके, उनके पास डिजिटल सॉल्यूशन दिए जा सके। तो असल में बेटर देन कैश अलायंस असल में एक UN के अंतर्गत एक पार्टनरशिप है जो 2012 में फॉर्म हुई थी। इसका काम है कि जितना ज़्यादा हो सके हम कैश से दुनिया को निकाल के और डिजिटल पेमेंट्स की तरफ ले जा सकें। 2012 की बॉडी है, नई बॉडी रिसेंटली फॉर्म हुई है। तो इसका काम क्या है कि भाई जितना ज़्यादा हो सके, ऐसा नहीं कि बंद कर देना कैश की फ़्लो, बल्कि कैश के जगह डिजिटल पेमेंट्स को इतना ज़्यादा सुचारू बनाया जा सके, इतना अट्रैक्टिव बनाया जा सके कि मर्चेंट स्विच कर दें। क्योंकि इससे होता ये है कि जब भी डिजिटल पेमेंट्स होती हैं, कन्वीनियंस के अलावा टैक्सेशन काफ़ी आसान हो जाता है, फिर आप इजी एक्सेस कर पाते हैं, ब्लैक मार्केटिंग बंद हो जाती है। इन सभी चीज़ों को फोकस करते हुए जो एडवाइजरी सर्विसेज हैं, कैसे मूव किया जा सके, क्या रिसर्च है, क्या एक्शन ओरिएंटेड रिसर्च है, अलग अलग देशों में क्या हो रहा है, इन सभी का डेटा देना और एक एडवोकेसी करना नेशनल लेवल पे अलग अलग एरियाज़ में, ये काम है बेटर देन कैश अलायंस का। तो इसके 75 मेंबर्स में इंडिया भी एक मेंबर है और वही जैसे मैंने बताया इंडिया ने इसको 2015 में ज्वाइन किया और कोशिश यही है कि जो फिजिकल कैश है उसकी जगह हम ज़्यादा डिजिटल पेमेंट्स के ऑप्शंस प्रोवाइड कर सके। बंद करना या ब्लॉक करना इसका काम नहीं है, प्रोत्साहन करना, एक दूसरी तरफ ले जाना, ये इसका मेन मुद्दा है। अगला आर्टिकल बात कर रहा है, थोड़ा IR की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं दोबारा इकोनॉमिक्स से निकल के, विच इज़ INSTC यानी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। तो ये असल में बनाया गया था, प्लान किया गया था कि रशिया को आप साउथ एशिया से कनेक्ट करेंगे और इसके थ्रू ही लैंड रूट के थ्रू। तो यहाँ बात इतनी लैंड और सी रूट थोड़ा सा बीच में आता है कि इंडिया से पहले बंदर अब्बास जो ईरान में, वहाँ से अजरबैजान का बाकू होते हुए आप मॉस्को पहुँचेंगे, सेंट पीटर्सबर्ग, और पीछे फिर आपका सी रूट तो है ही, नॉर्थ सी अटलांटिक होते हुए यहाँ से आप आ ही सकते हैं। तो चबाहर पोर्ट इंडिया चाह रहा था कि ये भी इसमें मेंबर बन जाए, ताकि इंडिया से लेकर रशिया तक ये जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बन रहा है, इसको और ज़रा एक्सप्लोर किया जा सके, जिसमें अफगानिस्तान, अजरबैजान, ईरान, रशिया, ये सभी इसके मेंबर है। तो 7200 किलोमीटर का एक मल्टी मोड नेटवर्क है जिसके तहत ट्रेड कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी और मुंबई से लेके मॉस्को तक हम कनेक्ट कर जाएंगे सारे बड़े बड़े शहरों को। तो इसमें 2 रूट है, एक मुंबई टू बाकू जो वाया बंदर अब्बास जाता है, बंदर अब्बास पोर्ट ईरान का है, तो यहाँ पहला कदम है कि आप बंदर अब्बास जाइए, यहाँ से अजरबैजान होते हुए आप रशिया पहुँचिए। और दूसरा है मुंबई टू अश्तरकाहन वाया बंदर अब्बास। मुंबई से अश्तरकाहन जाने का एक और रूट यहाँ से जाता है बंदर अब्बास के थ्रू ही, वो रूट भी आप इसी के थ्रू तेहरान और कांधार होते हुए यहाँ से निकलेंगे, ये इधर की तरफ निकलता है। तो वो अलग अलग रूट्स हैं जो बात की गई थी। और इससे होगा क्या कि जो ट्रांसपोर्टेशन सेटअप है इस पूरे इलाके का, सेंट्रल एशिया को रूट मिलेगा साउथ एशिया का, और जो साउथ एशिया उसको एक्सेस मिल जाएगा सेंट्रल एशिया, और उससे ऊपर यूरेशिया का, यानी रशिया के एरिया को भी हम टच कर पाएंगे। ये मेन मुद्दा था इसका। और जो अशगाबाद एग्रीमेंट है, अब अशगाबाद एग्रीमेंट क्यों हुआ था? अशगाबाद एग्रीमेंट एक मल्टी मोडल एग्रीमेंट था जिसके तहत कोशिश की गई थी कि और ज़्यादा बढ़ा सके यहाँ की मूवमेंट को, राइट, गुड्स को, ट्रेड्स को। तो ये सभी की बढ़ोतरी के लिए बात चल रही है कि नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर इंडिया के लिए स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया को एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो सकती है सेंट्रल एशिया से, और गुड्स एंड सर्विसेज का बड़ा मार्केट खुल सकता है जो इंडिया के लिए अभी तक ऑलमोस्ट बंद था, क्योंकि अफगानिस्तान, पाकिस्तान के थ्रू हम जा नहीं सकते, ईरान के थ्रू जाना पड़ता है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन लिंक एक बहुत बड़ा बन सकता है पर्शियन गल्फ के साथ साथ इस पूरी रीजन को बढ़ाने के लिए। इसके अलावा जो इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन है, ये न्यूज़ में था, क्योंकि जो इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन है, इसके प्रेसिडेंट ने इंडियन पार्लियामेंट को में स्पीच दी थी सेंट्रल हॉल में। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन 1889 में बनाई गई थी यूके में, और इसका काम ये था कि भाई हर जगह डेमोक्रेसी को बढ़ावा दिया जाए, तो इसके तहत कोऑपरेशन बढ़ाया जाए। तो 2020 में 179 कंट्रीज़ का पार्ट है, 13 रीजनल पार्लियामेंट्री असेंबलीज़ है, और इंडिया भी एक मेंबर है और यूएन के साथ कोऑपरेशन करते हैं। ये यूनिक प्लेटफॉर्म है। तो याद रखिए, अगर आपको ऑप्शन में से दिख जाता ना कि ये 1889 की बॉडी है, तो आपको लगता कि नहीं भाई तब कहाँ पार्लियामेंट होती होगी, लेकिन है ये इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन अराउंड 1889 की फॉर्म बॉडी है, और इंडिया इसका मेंबर है। यूएन के साथ मिल के भी काम करते हैं, बाकी एरियाज पे भी काम करते हैं। अगला आर्टिकल बात कर रहा है स्टॉप टीबी पार्टनरशिप के बारे में। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर प्लस
जो स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड है, तो उन्होंने मिल के बोला कि भाई 3 साल के अंदर ही हम स्टॉप टीवी पार्टनरशिप को कोशिश करेंगे इंडिया को टीवी फ्री बनाने का। और स्टॉप टीवी पार्टनरशिप 2000 में स्थापित हुआ था। कोशिश क्या करना है इनका कि भाई ट्यूबरकुलोसिस को एलिमिनेट कर देना है इंडिया से, टीबी को ख़त्म करना है। एक तो हो गया भाई ग्लोबल टारगेट है कि भाई हमें टीबी ख़त्म करना है, तो ये ग्लोबल टारगेट है 2030 का, लेकिन इंडिया ने टारगेट रखा है 2025 का कि हम 2025 में उसको ख़त्म कर देंगे। तो जैसे हम बात करें ना, एक तो आम्स्टरडाम डिक्लेरेशन में एक और स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बनी थी, जिसके अंदर ग्लोबल बॉडी है ये, तो बहुत 1500 पार्टनर हैं इसमें, जो ग्रुप्स हो गए, NGOs हो गए, देश हो गए। तो ये इनके साथ इनका भी एक टारगेट था कि 2030 तक हम टीबी ख़त्म करेंगे दुनिया से, और इंडिया ने टारगेट रखा है कि हम 2025 तक इंडिया में एलिमिनेट कर देंगे टीबी को। तो इसके लिए इंडिया ने कई सारे स्ट्रेटेजिक प्लान्स चलाए, जो एक नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान 2017 से 2025 तक चल रहा है ऑलरेडी टीबी एलिमिनेट करने के लिए। इसके अंदर टीबी मोर्टेलिटी और टीबी मोबिलिटी को घटाने का एम रखा गया। टोटल एलिमिनेशन कब तक की बात की गई है? 2025 तक। इसके अलावा निक्षय पोषण योजना एक डायरेक्ट टू बेनिफिट स्कीम है, जो टीबी के पेशेंट्स हैं उनको न्यूट्रिशनल सपोर्ट देती है, क्योंकि अगर किसी को टीबी हो जाता है तो डॉट्स के थ्रू उनका इलाज भी किया जा सकता है, या अलग अलग रेसिस्टेंस के थ्रू। अगर अब टीबी के जो नए वेरिएंट्स हैं, इन्होंने कहीं कहीं लेवल पे कुछ जो दवाइयाँ उनके खिलाफ रेसिस्टेंस ग्रो कर लिया है, तो उनके लिए भी अलग अलग तरह की दवाइयों का भी प्रावधान दिया जाता है। टीबी हारेगा देश जीतेगा कैंपेन चलाया गया, जिसके तहत टीबी केयर को पूरे देश में 2022 तक एक्सपेंड किया जा सके। तो ये इनिशिएटिव्स लिए गए हैं टीबी के लिए। तो निक्षय पोषण योजना क्या है? टीबी हारेगा देश जीतेगा पता ही है आपको, लेकिन टीबी पार्टनरशिप किसके किसके साथ हो रही है, कब तक की डेट है जो इंडिया चाह रहा है, कब ग्लोबल मैंडेट है खत्म करने का टीबी का, वो सब थोड़ी क्लैरिटी आप रख लें। अगला आर्टिकल बात कर रहा है US इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनिशिएटिव का। तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्लस US की जो आर्टिफिशियल अलायंस है, इनका एक इनिशिएटिव है। क्या करेगा भाई? AI में कॉपरेशन किया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा कैसे जो AI से रिलेटेड चैलेंजेस हैं उसको कैसे दूर किया जा सके, कैसे इनोवेटिव AI को अडॉप्ट कर सकता है इंडिया, कैसे और ज़्यादा AI वर्कफोर्स और कैसे पार्टनरशिप्स को और ज़रा डीपन किया जा सकता है, ताकि नए एरियाज़ में रिसर्च और डेवलपमेंट की जा सके, इकोनॉमी और ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सके इसका। तो ये अलग अलग स्टेक होल्डर्स को साथ लाने की बात की गई है। तो इंडिया का अलायंस किसके साथ हुआ है AI को लेके? तो इंडिया और US के बीच में। अगला इस्तांबुल कन्वेंशन। इस्तांबुल कन्वेंशन से हाल ही में टर्की ने अपने आप को पीछे खींच लिया है। इस्तांबुल कन्वेंशन है क्या? ये कन्वेंशन था जिसके तहत बात की गई थी कि जो महिलाओं के खिलाफ अगर हिंसा होती है तो उसको लेकर कन्वेंशन था, जिसमें बोला गया था कि अगर महिलाओं के खिलाफ हिंसा हो रही है तो आपको ये कदम उठाने ही पड़ेंगे एज अ कंट्री। तो इस्तांबुल कन्वेंशन से टर्की पहले बाहर निकला, भाई इस्तांबुल टर्की में ही है और टर्की बाहर निकल गया, और हंगरी भी इससे बाहर निकला था कुछ समय पहले। तो ये एक यूरोप के देशों का एक समूह है जिसने बोला था कि हम काउंसिल ऑफ यूरोपियन कन्वेंशन, इन्होंने इस्तांबुल कन्वेंशन साइन किया था कि भाई औरतों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा है उसको रोका जाए, और घरेलू हिंसा को भी रोकना इसका एक पार्ट रहा है। तो 2011 में अडॉप्ट किया गया, 2014 में फोर्स में था। खास बात ये थी कि ये इसमें एक मिनिमम स्टैंडर्ड दिया गया कि इतना तो फॉलो करना ही पड़ेगा, महिलाओं के खिलाफ इतने आपके पास नियम होने चाहिए, इस तरह के कानून होना चाहिए, इतनी सख्ती होनी चाहिए, और कोई ऐसी हिंसा नहीं होनी चाहिए। और ये कन्वेंशन की खास बात की रेटिफाई होने के बाद ये लीगली बाइंडिंग हो जाता है, मतलब किसी भी देश को फॉलो करना ही पड़ता। तो इसलिए पंगा था, टर्की को लग रहा था कि इसके थ्रू उनके जो निजी कानून है ये उसके ऊपर हो जा रहा है, और इसलिए वो इससे हट के हंगरी को भी यही समस्या रही है। तो अभी 45 देश और यूरोपियन यूनियन इसके मेंबरशिप में है। ख़ास बात ये EU नहीं है, ये जो काउंसिल ऑफ यूरोप है ये अलग एक बॉडी है जिसको ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ यूरोप में बढ़ाने के लिए बनाया गया था, और इसके 47 मेंबर्स हैं, और इसमें 27 जो हैं वो EU वाले ही मेंबर्स हैं। तो EU से अलग है, और टर्की इससे बाहर निकला, इससे पहले हंगरी बाहर निकल चुका है। हेडक्वार्टर्स कहाँ है इसका? स्ट्रासबर्ग, फ्रांस में। और कोई भी कंट्री EU को तब तक ज्वाइन नहीं कर पाई है जब तक कि वो पहले काउंसिल ऑफ यूरोप के मेंबर नहीं रही हो। तो काउंसिल ऑफ यूरोप एक तरह का जो COE है, ये एक तरह का ग्रुप है जहाँ पर वो कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसे नियम कानून लगाएं कि भाई किसी भी देश में डेमोक्रेसी थोड़ी ज़्यादा रहे, सेफ्टी थोड़ी ज़्यादा रहे, ताकि जो यूरोपियन, जैसे कैसे कह सकते हैं कि जो आइडियल्स हैं, यूरोपियन आइडियल्स वाले लॉज को इम्प्लीमेंट कराने के लिए पहले आप काउंसिल ऑफ यूरोप में शामिल हो, उसके बाद अगर उन्हें लगेगा तो आप फिर EU में आ सकते हो। तो एक स्टेप 1 है ये EU में घुसने का भी, नॉट डायरेक्टली बट एक तरह से। तो इसका हेडक्वार्टर्स स्ट्रासबर्ग, फ्रांस में है, और ये UN का एक ऑब्जर्वर भी है, और अभी किन देशों ने हाथ पीछे खींचे हैं, विच इज टर्की एंड हंगरी। अगला आर्टिकल बात करता है परमानेंट इंडस कमीशन का। तो 2 और 2.5 साल हो गए हैं इंडिया और पाकिस्तान के डेलीगेशन ने अभी नई मीटिंग की है इंडस कमीशन पे, क्योंकि भाई ये तो जो इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में साइन हुई थी, कौन इसका ब्रोकर था, कौन बीच में था, आर्बिट्रेटर कौन था? तो वर्ल्ड बैंक था।
तो इसके तहत ये बात की गई कि भाई हमें साल में एक बार कम से कम मिलना होता है, जिसके थ्रू हम डेटा एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, कौन सी नदी पे कितना काम हो रहा है, क्या वाटर फ्लो है, ताकि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती रहे। और इस ट्रीटी के अंदर ये ज़रूरी भी है। तो कोऑपरेटिव अरेंजमेंट बढ़ाना, इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करना, ये सभी इसका मेन मुद्दा है। आखिरी मीटिंग 2018 में हुई थी पाकिस्तान में, और उसके बाद कैंसिल हो गई थी क्योंकि कोरोना वायरस आ गया था। तो अभी फिर मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। तो इसमें जो 3-4 मेन इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं वो है एक पकौल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो इंडिया ने मारसूदार पर बनाया है, वो एक मुद्दा है, इशू है। फिर एक लोअर कलनाई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जो इंडिया बना रहा है चेनाब के ऊपर, इस पे ऑब्जेक्शन है पाकिस्तान को। तो पाकुल डुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पर है, किस नदी पर है? तो मारूसुदर पर है, ये आपको पता होना चाहिए। और लोअर कलनाई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये कहाँ पर? तो ये चेनाब के ऊपर बनाया जा रहा है, तो इसके ऊपर भी मुद्दा। और इंडस वाटर रेटिंग की बेसिक जो चीज़ें हैं वो सीधी सी है, जो ईस्टर्न रिवर्स हैं वो इंडिया को एलोकेट की गई हैं, वेस्टर्न रिवर्स पाकिस्तान को एलोकेट की गई हैं। तो वेस्टर्न रिवर्स कौन कौन सी हैं? इंडस, झेलम और चेनाब। और ईस्टर्न रिवर्स कौन कौन सी है? सतलज, बीस और रावी। तो ये डिवीजन है जो बहुत ही सिंपल है, ईस्ट और वेस्ट का, याद कर लेंगे, काफ़ी आसान इसको याद करना। तो इंडिया के पास खास बात है कि जो वेस्टर्न रिवर्स हैं जो पाकिस्तान जा रही हैं, मतलब जो इंडस, झेलम और चेनाब है, उसके ऊपर इंडिया कुछ हद तक डोमेस्टिक इरिगेशन के लिए इस्तेमाल कर सकता है, और कुछ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाने का भी राइट इंडिया को दिया गया है। तो इस पे इंडिया के इन कामों के ऊपर, जो इंडिया अपनी भी रिवर्स के ऊपर बनाता है, उससे शायद उनके रिवर के फ्लो को भी प्रभावित कर सकता है। तो इस कारणवश पाकिस्तान बार बार एक्सक्यूजेज रेज करता है कि भाई भारत ऐसा क्यों कर रहा है। तो ये बेसिक कहानी है परमानेंट इंडस कमीशन की, जो इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर बेस्ड है, जिसके ऊपर हाल में नई मीटिंग होने वाली है। तो इस आर्टिकल के लिए इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।